आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज रेलवे के 30 दिन और 30 मैराथन की क्लास को। हालांकि आज जो चैप्टर हमने सेलेक्ट किया है ये फिर टीआरई में भी काम आएगा, ये तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ 10-15 मिनट कंसंट्रेट होकर के कंसेप्ट को देखिएगा, और जैसे 10-15 मिनट आपने देख लिया तो फिर आपका एक एक क्वेश्चन इस चैप्टर में बनने लग जाएगा। हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और वो हमारा है रोम्बस। ठीक है, अब आप देखिए रोम्बस टॉपिक है। ये इतना शानदार टॉपिक है कि अगर आप इसको 15-20 मिनट अच्छे से देखेंगे तो रोम्बस से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। दूसरी बात मेरे दोस्त, ये तो रेलवे के एग्जामिनेशन के लिए रामबाण है ही, साथ ही साथ ये अन्य एग्जामिनेशन में भी, सेंट्रल एसएससी में भी। हालांकि साल या 1-2 साल पहले जो लास्ट बीपीएससी प्रशासनिक का पेपर हो रहा है वहाँ भी इससे क्वेश्चन आया था। तो आप लोग इसी तरह से काम करिए साथ में, ठीक है। आप लोग के चलिए, तो रोम्बस में स्टार्ट करता हूँ। रोम्बस क्या चीज़ है इसको समझते हैं। 10-15 मिनट थोड़ा थ्योरी ध्यान से देखिएगा। रोम्बस, देखिए रोम्बस एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजा आपस में एक समान होती है, यानी जो ए बी है उतना ही बड़ा बी सी होगा, उतना ही बड़ा सी डी होगा, और उतना ही बड़ा हमारा ए डी होगा। ठीक है ना। ए बी सी सी डी और ए डी, ये चारों भुजाएं बराबर होती है। साथ ही साथ आमने सामने की भुजा समांतर भी होते हैं, ये इसके पैरेलल होता है और ये इसके पैरेलल होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ए बी हमारा पैरेलल होता है सी डी के, और बी सी हमारा पैरेलल होता है ए डी के। ए बी पैरेलल होता है सी डी के और बी सी पैरेलल होता है ए डी के। ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लिया कि रोम्बस की चारों भुजाएं बराबर होती है, साथ ही साथ आमने सामने का साइड पैरेलल होता है। ये था इसका फर्स्ट पॉइंट। ओके, अब सेकेंड पॉइंट में आप देखिएगा, एक रोम्बस, ठीक है, चारों साइड इक्वल, एक डायगोनल हमने खींच दिया, एक डायगोनल, और इस प्रकार रोम्बस दो त्रिभुज में बट गया है। आप देखिए ये ए है, ये भी हमारा ए है, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। ठीक है, और ये जो हमारा साइड है ये दोनों में कॉमन होगा। आप अगर यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये हमारे पास दो त्रिभुज हैं, जिनमें त्रिभुज की ये दोनों भुजा त्रिभुज के इस दोनों भुजा के बराबर होगा, और ये जो आप देख रहे हो ये दोनों में कॉमन है। तब तो एस 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 और एस 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 सर्वांग क्षमता प्रमेय से ये दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वांगक्षम हो जाएंगे, दोनों ही। यानी आपका ट्रायंगल ए बी और सी सर्वांगक्षम हो जाएगा ए सी और डी के। एकदम ध्यान से मेरे दोस्त समझो, ए बी सी सर्वांगक्षम हो जाएंगे हमारे ए सी डी के। ओके, अब यहां से देखो, जैसे ही ये दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम होंगे तो बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होगा। आप ये देख लो, ये दोनों में कॉमन है, तो फिर इसके सामने ये अगर थीटा है तो इसके सामने ये भी क्या होगा, हमारा थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इस तरह से देखा, हालांकि मैंने सर्वांगसम करके और तब आमने सामने का कोण बराबर किया, ठीक है, लेकिन आपको कंक्लूजन के रूप में याद रखना है कि समचतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, दूसरा मेरे दोस्त, इससे हमारा ये कंक्लूजन निकल गया है कि समचतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा।
तो दो बात आपको समझ में आ गया होगा। समचतुर्भुज के विकर्ण पूरे समचतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफल, दो सर्वांगसम त्रिभुज में बांटती है। यही कारण है कि इन दोनों ही त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। यानी कि एरिया ए बी और सी, एरिया ए बी सी बराबर होगा किसके? एरिया ए बी सी बराबर होगा ए सी डी के। एरिया त्रिभुज, एरिया त्रिभुज ए सी और डी के। ठीक है, तो दो सर्वांगसम त्रिभुज के एरिया बराबर होते हैं। ओके, चलिए आइए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब आप यहां देखेंगे कि हमारे पास एक रोम्बस है, ठीक है, और रोम्बस में चारों भुजाएं बराबर हैं। अब देखो मैं आपको क्या बताता हूं मेरे दोस्त, दो पैरेलल साइड, दो समांतर रेखा, और ये है उसकी तिर्यक छेदी रेखा। ठीक है, अब दो समांतर रेखा को, दो पैरेलल लाइन को जब कोई ट्रांसवर्सल काटेगी तो ट्रांसवर्सल के एक ही ओर के जो ये दोनों एंगल हैं ना, ये आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी दोनों को जोड़ करके 180। उसी तरह से आप यहाँ भी देखिए, ये दोनों आपका क्या है? पैरेलल। ये दोनों क्या है? पैरेलल। दो पैरेलल लाइन को जब कोई ट्रांसवर्सल काटेगी तो ट्रांसवर्सल के एक ही ओर के जो ये दोनों अंतःकोण हैं, दो समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक छेदी काटेगी तो तिर्यक छेदी रेखा ट्रांसवर्सल के एक ही ओर के जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो आपस में सप्लीमेंट्री होता है। यानी ये हमारा थीटा है तो ये हमारा 180 माइनस थीटा होगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है ना, ये थीटा है तो ये हमारा 180 माइनस थीटा होगा। उसी तरह से ये दोनों भी पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो यहाँ वाली एंगल और यहाँ वाली एंगल ये दोनों भी सप्लीमेंट्री होगा, यानी मिल के 180, जिसमें ये अगर थीटा है तो ये हमारा 180 माइनस थीटा होगा। इसी तरह से देखो ये दोनों समांतर रेखा है और ये तिर्यक छेदी है। तिर्यक छेदी रेखा की एक ही तरफ, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के जो इंटीरियर एंगल होंगे वो आपस में सप्लीमेंट्री होगा, यानी 180 माइनस थीटा है तो ये हमारा थीटा हो जाएगा। तो आप यहां से भी ये बात देख पाएंगे, यहां से भी आप देख पाएंगे कि ये हमारे पास जो रोम्बस है उसके आमने सामने के कोण क्या हो चुके हैं? बराबर हो चुके हैं। इसे आप ऐसे भी कह सकते हो, ध्यान रखना, आमने सामने के कोण तो बराबर हो ही गए हैं, लेकिन आप इसे ये कह सकते हो कि किसी समचतुर्भुज के एडजेसेंट एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी कभी भी आपको ऐसा अगर दिख जाए किसी रोम्बस के अंदर, ठीक है, जहां पर ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो आप आराम से कह सकते हो कि a प्लस बी बराबर 180। ये अगर b, अगर ये c है तो b और c भी मिलकर 180 होगा। उसी तरह से मैं अगर इसे d कह दूं तो c प्लस d भी हमारा 180 ही होगा और a प्लस d भी हमारा 180 ही होगा। ठीक है, a प्लस d भी हमारा 180 होगा। ओके, तो इस प्रकार आपने दोनों चीज को देखा। तो अब तक आपने क्या देखा कि रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं, रोम्बस के आमने सामने के साइड पैरेलल होते हैं, साथ ही साथ रोम्बस के डायगोनल रोम्बस को दो बराबर दो सर्वांगसम त्रिभुज में बांटती है, जिनके कारण उसकी एरिया बराबर होती है। और तीसरा चीज आपने क्या देखा, रोम्बस के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। और चौथा, दो लगातार कोण का, दो लगातार कोण का, दो लगातार कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, आइए अब हम यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। ये रहा हमारा एक रोम्बस, एकदम ध्यान से देखते रहना। देखो अब फिर से हमारे पास रोम्बस है। रोम्बस में आप यही चीज देखोगे, इसके अलावे देखो हमने यहां पर मेरे दोस्त क्या किया, एक डायगोनल खींच दिया। अब जैसे ही हमने रोम्बस का एक डायगोनल खींच दिया, ठीक है, और आपको ये बात पता है कि ये जितना बड़ा उतना ही बड़ा ये जितना बड़ा उतना ही बड़ा ये, यानी अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। ओके,
अब ये देखना, हमने कुछ ही देर पहले आपको ये बताया था और मैं वो भी आपको दिखा रहा हूं। मेरे दोस्त मुझे ये बताओ कि अगर ये हमारे पास एक रोम्बस है तो आमने सामने का साइड पैरेलल, तो आमने सामने का साइड अगर पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, और ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो ये मेरा क्या होगा, एकांतर कोण। ठीक है, और जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटेगी तो एकांतर कोण बराबर होंगे। अगर ये अल्फा होगा तो हमारा ये भी अल्फा होगा। सिमिलरली आप यहाँ भी देखो कि मेरे दोस्त ये दोनों भी तो समांतर है, ये तिर्यक छेदी रेखा है, तब तो ये कोण और मेरे दोस्त ये कोण क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। अब मेरे दोस्त आप देखो, ये दोनों समांतर, ये तिर्यक छेदी रेखा, एकांतर कोण के कारण ये अल्फा तो ये भी अल्फा। आप कहोगे हाँ। अब मैं आपसे कहूंगा कि मेरे दोस्त आप सिर्फ और सिर्फ इस त्रिभुज को गेस करो, किसको, ए बी और सी को, और आप देखोगे कि त्रिभुज ए बी सी में ये दोनों भुजा बराबर है, तो इसके सामने अल्फा, इसके सामने ये भी क्या होगा, अल्फा। कैसे, दो बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं, तब तो इसके सामने अल्फा तो इसके सामने भी अल्फा हो गया, कोई बात नहीं है। सेम बात इसमें भी है कि मेरे दोस्त किसी त्रिभुज का अगर दो भुजा बराबर है तो उसके सामने के कोण भी बराबर होंगे, तो इसके सामने ये अल्फा हो जाएगा तो इसके सामने ये भी अल्फा हो जाएगा। तो मेरे दोस्त इस तरह से आप ये देख पाए कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो मेरे दोस्त क्या किया, तो समचतुर्भुज का विकर्ण क्या किया, इस कोण को बाइसेक्ट किया, तभी तो अल्फा अल्फा हो गया। इस कोण को भी बाइसेक्ट किया, तभी तो अल्फा अल्फा हो गया। तो मेरे दोस्त समचतुर्भुज के रिगार्डिंग ये बात याद रखिएगा कि आमने सामने के कोण बराबर भी होते हैं, और साथ ही साथ समचतुर्भुज के जो डायगोनल होता है वो आमने सामने के कोण का बाइसेक्टर होता है। यानी कभी भी आपको ऐसा दिख जाएगा एक रोम्बस के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं, एक रोम्बस के अंदर कभी भी ऐसा दिख जाए कि ये हमारा 120 और ये भी हमारा 120 हो, तो इस स्थिति में अगर आपने इस डायगोनल को, ध्यान रखना ये 120 तो ये 120 होगा ही होगा, अगर आपने डायगोनल खींचा तो याद रखना ये आपका क्या हो जाएगा, 60-60 हो जाएगा, 60-60 हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि रोम्बस के डायगोनल, रोम्बस के डायगोनल आमने सामने, ठीक है भाई, रोम्बस के डायगोनल आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण को यानी अपोजिट एंगल को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट करती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब ये देखो, ये बात जान जाने के कितने फायदे हैं वो जरा देखना। देखो मेरे दोस्त, मैंने जो भी आपके सामने लिखा है उसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, ये देखो हमने मेरे दोस्त एक रोम्बस खींच दिया है। ओके, ये अगर मेरा 60 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ओके, अब ये अगर 60 है तो ये भी हमारा 60 होगा। अगर मैंने इसे मिला दिया तो जो 60 है वो 30-30 हो जाएगा, जो 60 है वो हमारा 30-30 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बात आप ध्यान रखना कि रोम्बस के डायगोनल अपोजिट एंगल को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। ठीक है, अब इतना करा दिया, अब इसके आगे चलता हूं मैं। मेरे दोस्त आपको क्या बोला कि 10-15 मिनट आपको हमारे साथ काम करना है और 10-15 मिनट आपको थ्योरी देखना है। इसके बाद जब हम सवाल सॉल्व करने लगेंगे तो आपको इस चैप्टर से कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। हम मानते हैं कि आज आप लोगों की लाइव थोड़ा सा कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम अगली क्लास स्टार्ट करेंगे ना तो आपका ये लाइव मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि जब ये टॉपिक हम फिनिश करेंगे तो आज तक आपने इस टॉपिक को इस तरीके से शायद ही पढ़ा होगा। अगर आपने पढ़ा भी होगा तो भी आपको यह बहुत पसंद आएगा। ठीक है, ध्यान दो। अब मेरे दोस्त इसके आगे क्या करना है उसको देखो। ये हमारे पास एक रोम्बस है। ओके, आप जानते हो कि रोम्बस के आमने सामने का साइड पैरेलल होता है। ठीक है, तो हमने पैरेलल तो मेरे दोस्त कर भी दिया है। हमने क्या किया, एक रोम्बस का एक समचतुर्भुज का दोनों डायगोनल खींच दिया। ठीक है भाई, अब ये ए है हमारा, तो ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ करते क्या हैं।
आप तो जानते हो कि आमने सामने का साइड पैरेलल होता है, बिल्कुल। तो ये देखो, आमने सामने का साइड पैरेलल हो चुका है और ये हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल। तो जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटेगी तो ये एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। दो पैरेलल लाइन को जब कोई ट्रांसवर्सल काटेगी तो मेरे दोस्त ये जो है ना, ये हमारा अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, एकांतर कोण से ये भी बराबर, एकांतर कोण से ये भी बराबर, और ये जो कोण आप देख रहे हैं ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा, ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से ये देखेंगे कि इस त्रिभुज का ये तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर, यानी ए सिमिलरिटी से दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो गया। और जब दो ट्रायंगल आपका सिमिलर होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो इक्वल होगा। मेरे दोस्त अगर मैं इसको O कह दूं, इसे मैं B कहूं, इसे C D, ठीक है। और ये अब ध्यान दो, इस त्रिभुज के तीन एंगल इसके तीन एंगल के बराबर है, तब तो मेरे दोस्त त्रिभुज AOD सिमिलर होगा BOC के। तो ये आपका BOC के सिमिलर हो गया। अब देखो यहाँ पर मेरे दोस्त मैं क्या बता रहा हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गया, तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो उसमें एक बात देखना है कि कहीं दोनों समरूप त्रिभुज में ऐसा तो नहीं है कि बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर है। तो आप देखोगे कि ये दो समरूप त्रिभुज में इस कोण के सामने A है और इसके सामने भी A है, यानी दो समरूप त्रिभुज में बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर है। और यदि समरूप त्रिभुज में बराबर कोण के सामने का एक पेयर साइड भी बराबर हो गया तो वो सिर्फ सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, यानी सर्वांगसम हो जाएगा। तो आज ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। इसी तरह से मेरे दोस्त अगर हम ई दोनों त्रिभुज में चलेंगे तो यहां भी क्या होगा, हमारा AOB ट्रायंगल AOB आपका सर्वांगसम हो जाएगा। सिमिलरली ये दोनों त्रिभुज भी आपस में सर्वांगसम हो जाएगा, AOB और COD, और मेरे दोस्त COD। अब आप कहोगे इस सर्वांगसम होने का फायदा क्या है और आप सर्वांगसम कर क्यों रहे हो। हम देखो सर्वांगसम क्यों कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना मेरे दोस्त। आप ये देखोगे कि जैसे ही सर्वांगसम हो गया ना, तो दो सर्वांगसम त्रिभुज में क्या होता है, बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है। तो देखो अल्फा और यहाँ अल्फा, तो अल्फा के सामने जो ये भुजा है हमारा, अल्फा के सामने इस भुजा के बराबर होगा। ठीक है, फिर मेरे दोस्त बीटा के सामने जाओ, तो बीटा के सामने आओगे तो ये जो भुजा मिलेगी वो बीटा के सामने इसमें इस भुजा के बराबर होगी। यानी आप ये कह सकते हो कि ये मेरा अगर x है तो ये भी x हो जाएगा, और ये मेरा अगर y है तो ये भी मेरा y हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने मेरे दोस्त ये देख लिया कि एक त्रिभुज के ये दोनों त्रिभुज जैसे ही हमारा सर्वांगसम हुआ तो ये जो हमारा विकर्ण था दो बराबर भाग में बट गया, और ये भी जो विकर्ण था दो बराबर भाग में बट गया। यानी आपने देखा कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी OA बराबर OC और मेरे दोस्त OB बराबर OD, यानी OA बराबर OC और OB बराबर OD। तो इससे आपको पता चल गया कि समचतुर्भुज के डायगोनल आपस में समान होते हैं। समान कहते हैं, पागल मेरा भी दिमाग ठिया गया है, ऐसा आपको लगता होगा। नहीं मेरे दोस्त, यहाँ पर हम कहना ये चाह रहे थे कि समचतुर्भुज के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी ये हमारा इसके बराबर हो जाता है और ये हमारा इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि क्या ये सिर्फ बाइसेक्ट करती है या कुछ और भी कहानी है। तो हम आपको दिखाते हैं यहाँ कुछ और भी कहानी है। क्या मेरे दोस्त, ये हमारा x है, ये भी x होगा, बाइसेक्ट हो रही है। ये हमारा y है, ये भी y होगा, बाइसेक्ट हो रही है। ठीक है, और ये मेरे दोस्त चारों भुजा तो पहले से ही बराबर है। आप कहोगे हाँ जी सर। अब देखो मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ मेरे दोस्त, मैं यहाँ पर अगर इसका नाम A, B, C और D देता हूँ तो ध्यान से देखना, इसको मैं O कह रहा हूँ, और अब मैं दो त्रिभुज में चलता हूँ, BOC ट्रायंगल BOC। ठीक है, और मेरे दोस्त किस में, COD, तो ये हमारा ट्रायंगल COD।
ओके, अब ये BOC और COD, ये दोनों त्रिभुज में हम चलते हैं। अब दोनों त्रिभुज में आप ये देखोगे, इस दोनों त्रिभुज में, कि मेरे दोस्त इस दोनों त्रिभुज में हम ये देख रहे हैं, ये y है, ये y है, ये a है, ये a है, x दोनों में कॉमन है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि इस त्रिभुज की तीनों भुजा इस त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर है। तब तो SSS सर्वांग समता प्रमेय से, यानी कि SSS कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम से, ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हो गया तो दो समरूप त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। अब ये दो त्रिभुज समरूप हो चुका है तो इसमें देखिए बराबर भुजा यही ना है A, तो बराबर भुजा के सामने का जो ये कोण है, अब बराबर भुजा के सामने का जो ये कोण है, ये आपस में हो जाएगा बराबर। मेरे दोस्त तब तो हम ये कह सकते हैं कि ये अगर हमारा M है तो कंफर्म ये भी M ही होगा। और मेरा सवाल ये है कि BD तो एक स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है, वो सब छोड़ो, ये हमारा M तो ये भी M, क्यों? क्योंकि बराबर कोण भुजा के सामने के कोण हैं और दो सर्वांगसम त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। अब ये M तो हमारा ये भी M होगा और ये M तो हमारा ये भी M होगा। यानी मेरा कहना यह है कि मेरे मित्र ये चारों के चारों M हो गया। तब तो आप सीधा कह सकते हो M प्लस M, M प्लस M प्लस M, 4M बराबर कितना? तो एक बिंदु पर बनता है 360 डिग्री के कोण, तो M बराबर क्या होगा? 90 डिग्री। अब मेरे दोस्त जैसे ही ये M बराबर हमारा 90 हो गया, कहने का मतलब ये 90, ये 90, ये 90 और मेरे दोस्त ये 90, तो इस तरह से हम ये देख लिए कि सर हमारे पास जो मेरे दोस्त आज जो हमारे पास, यहाँ ध्यान देना, जो बाइसेक्ट हुआ है, तो समचतुर्भुज के डायगोनल जहां बाइसेक्ट कर रहे हैं वहां कितने डिग्री कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। यानी हम ये कह सकते हैं कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को मेरे दोस्त कहां बाइसेक्ट करते हैं? किस तरह से? तो एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। यानी जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये, और जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। ठीक है। और एक बात मैं आपको यहीं पे बता दूं कि मेरे दोस्त अगर ध्यान देना, इसे A, इसे B, इसे C, इसे D कहता हूं, तो देखते रहना थोड़ा सा, क्या कि आप बताओ ना, अगर ये मेरा x है तो ये भी x हो जाएगा, ये मेरा y है तो ये भी y हो जाएगा, और ये तो मेरे दोस्त हमारा a है ही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कहोगे नहीं। तो अब देख लो आप, इस त्रिभुज की तीनों भुजा, इसकी तीनों भुजा, इसकी तीनों भुजा, इसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हैं। यानी कि SSS सर्वांग समता प्रमेय से ये चारों के चारों जो समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होगा उस समकोण त्रिभुज है। तो इस प्रकार ये चारों के चारों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। यानी आप कह सकते हो कि सर ट्रायंगल AOB सर्वांगसम होगा BOC के सर्वांगसम होगा COD के, तो ये मेरे दोस्त हमारा COD के, ये सर्वांगसम होगा हमारा AOD के, तो ये मेरे दोस्त हमारा हो जाएगा AOD के। यानी आपने ये देखा कि एक समचतुर्भुज में समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती है। इस प्रकार पूरा समचतुर्भुज चार सर्वांगसम समकोण त्रिभुज में बट जाती है। ठीक है। और मेरे दोस्त जब त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो उनकी एरिया भी समान होगी। यानी यहां पर चारों का चारों जो समान समकोण त्रिभुज है, सर्वांगसम समकोण त्रिभुज, इनकी एरिया इक्वल हो जाएगी। यानी हम यहां पर कंक्लूजन निष्कर्ष ये निकला कि एरिया ट्रायंगल AOB, एरिया ट्रायंगल BOC और एरिया ट्रायंगल COD, ठीक है, और एरिया ट्रायंगल मेरे दोस्त AOD, ठीक है, AOD। तो ये आपस में मेरे दोस्त क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है। तो आपको इस प्रकार पता चला कि एक समचतुर्भुज में क्या क्या कहानी होगी। एक समचतुर्भुज की चारों भुजा आपस में समान होती है, आमने सामने की भुजा समांतर होती है। समचतुर्भुज के लगातार कोण का योगफल 180 होता है। समचतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण आमने सामने के कोण को बाइसेक्ट करती है। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, लंबवत समद्विभाजित करती है, और इस प्रकार
पूरा समचतुर्भुज 4 सर्वांग सम समकोण त्रिभुज में बंटता है, जिसके कारण इन चारों की एरिया आपस में एक समान हो जाती है। इतना अभी तक आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। आइए अब हम इससे आगे की बात करते हैं। ओके, अब मेरे दोस्त देखो, मैं इसी समचतुर्भुज में क्या आपसे कहना चाह रहा हूं। मैं मेरे दोस्त थोड़ा वक्त लूंगा, ठीक है, लेकिन आप अगर एक एक क्लास हमारा देखेंगे तो ये आपके जीवन का अभूतपूर्व क्लास होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्लास जब अंत होगा आप खुद करो, खुद कहोगे, ठीक है। ध्यान दो, ये हमारे पास एक समचतुर्भुज है। अब मेरे दोस्त समचतुर्भुज में मैं दोनों डायगोनल खींच देता हूं, एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये। ओके, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मेरे दोस्त ये तो हमारा चारों भुजा बराबर है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ठीक है, चारों भुजा बराबर है। आप दो त्रिभुज में चलो, ठीक है, एक त्रिभुज ए बी सी में चलो और एक त्रिभुज बी सी और डी में चलो। मैं तो कहूंगा कि दोनों को बना ही लो अलग अलग। ए बी सी आप देखोगे आपको ऐसा नजर आएगा, ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी। ओके, और अगर बी सी डी बनाओगे तो आपका ये ऐसा बन रहा है, बी सी डी, बी सी और डी, ठीक है, जिसमें आप देखो ए बी सी में ए सी डायगोनल है और बी सी डी में बी डी डायगोनल है। यानी ये ए सी डायगोनल है, ये बी डी डायगोनल है। क्या बताने जा रहा हूं उस पर फोकस करना। मेरे दोस्त आपको पता है ए बी और बी सी बराबर है, तो ए बी और बी सी को आपने ए मान के रखा है, ठीक है। उसके बाद बी सी और सी डी, बी सी और सी डी इसको भी आपने ए ही मान के रखा है। अब देखो मेरे दोस्त हमारे पास दो त्रिभुज है, इनकी दो भुजा इनके दो भुजा के बराबर है। साथ ही साथ आप ये भी जानते हो अगर ये थीटा होगा तो ये हमारा 180 माइनस थीटा होगा, ठीक है, क्योंकि लगातार कोण 180 होता है। तो मेरे दोस्त ये हमारा थीटा हो चुका है और ये हमारा 180 माइनस थीटा हो चुका है। लेकिन मैं अभी आपसे एक सवाल पूछता हूं, दो भुजा बराबर, दो भुजा बराबर, क्योंकि इसके बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो हम देखे हैं कि इस दोनों त्रिभुज में इसका दो भुजा इसके दो भुजा के बराबर है और ये कोण बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम यहाँ पर नहीं लगेगा। यही कारण है कि ये दोनों त्रिभुज ना तो सिमिलर होंगे और ना ही एक कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी आप कह सकते हो कि त्रिभुज ए बी और सी और त्रिभुज बी सी और डी ना तो सिमिलर है, ना तो सिमिलर है और ना ही कॉन्ग्रुएंट है। ना तो सिमिलर है और ना ही कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ना ये दोनों समरूप है और ना ही सर्वांगसम है, ठीक है। तो जब ये समरूप और सर्वांगसम हुआ ही नहीं तो किस तर्ज पर ये दोनों बराबर होंगे, ऐसा कोई लॉजिक नहीं बचता है, ठीक है। सर्वांगसम अगर नहीं होगा तो हम इसे बराबर कह ही नहीं पाएंगे। हाँ, ये दोनों कोण अगर बराबर हो जाता तो एस ए एस सर्वांगक्षमता प्रमेय से सर्वांगक्षम होती और फिर बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर हो जाता। लेकिन ये कोण बराबर नहीं है, सर्वांगक्षम नहीं हो पाया, तो इसके सामने की भुजा भी बराबर नहीं होगा। यही कारण है कि कहते हैं कि समचतुर्भुज के डायगोनल इक्वल नहीं होता। यानी कि आपका जो डायगोनल एक डायगोनल AC है और मेरे दोस्त एक डायगोनल आपका एक डायगोनल AC है और एक डायगोनल BD है, ये आपस में इक्वल नहीं होते, ठीक है। समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। तो समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट जरूर करते हैं, और कितने डिग्री पर, 90 डिग्री के कोण पर। सर क्या लिख रहे हो, सम्मुख मुंह सम्मुख, ध्यान दो मेरे दोस्त, हो गया। अब आपने यहां पर क्या देख लिया, मैंने मेरे दोस्त आपको इस तरीके से
इस तरीके से मेरे दोस्त मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया रोम्बस के अंदर, जितना हमें चाहिए था। एक रोम्बस, रोम्बस के चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं, आमने सामने के भुजा समांतर होते हैं। रोम्बस का एक विकर्ण रोम्बस को दो सर्वांगसम त्रिभुज में बांटती है, जिसके कारण उसकी एरिया बराबर होती है। रोम्बस के आमने सामने कोण बराबर होते हैं। रोम्बस के दो लगातार कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। रोम्बस के विकर्ण आमने सामने के कोण को बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस के दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, उसमें भी 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, जिसके कारण पूरा रोम्बस चार सर्वांगसम समकोण त्रिभुज में बंटती है। इसी यही कारण है कि चारों का एरिया आपस में इक्वल होता है। रोम्बस के डायगोनल बराबर नहीं होते। इतना बात बता दिया। अब मेरे दोस्त एक जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, उस पार्ट को मेरे मित्र देख लो, ठीक है। और वो पार्ट ये है कि कोई अगर आपसे ये सवाल कर ले, ठीक है, कि मेरे दोस्त ये हमारे पास एक रोम्बस है, ठीक है, रोम्बस के बारे में कि रोम्बस के मिड पॉइंट, रोम्बस के मिड पॉइंट, रोम्बस के प्रत्येक भुजा के मिड पॉइंट को मिला देने से, रोम्बस के प्रत्येक भुजा के मिड पॉइंट को मिला देने से, ठीक है, रोम्बस के प्रत्येक भुजा के मिड पॉइंट को मिला देने से ये जो हमारा चतुर्भुज बन रहा है, ये कौन सा चतुर्भुज है? तो मेरे दोस्त ये आयत है, ठीक है। रोम्बस के प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से जो चतुर्भुज बनते हैं वो हमारा आयत होता है, ठीक है। इतनी जानकारी तो होगा आपको। चलिए अब इसके आगे मेरे दोस्त हम बढ़ते हैं, ठीक है। अब वो काम की बात करते हैं जो इसी निष्कर्ष से निकलेगा जो हम लोग अभी पढ़े थे। सबसे पहली बात मेरे मित्र, ये एक हमारा रोम्बस है, रोम्बस, रोम्बस की चारों भुजा आपस में इक्वल होता है, ए और ए, ठीक है। तो मेरे दोस्त इसका परिमाप क्या होगा? पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर क्या होगा? तो आप इसका पेरीमीटर यही देख पाओगे, बाउंड्री पर एक राउंड चलना, ठीक है। बाउंड्री पर एक राउंड चलना ही परिमाप होता है, यानी ये हमारा फोरे होगा, ठीक है। अब मेरे दोस्त पेरीमीटर की बात जब हो गई है तो थोड़ा वार्म अप कर लेना आवश्यक है। जैसे देखो मेरे दोस्त, आप इस बात को ध्यान रखना कि समचतुर्भुज के अंदर अगर एक भुजा 10 है तो ई भी 10 होगा, ई भी 10 होगा, ई भी 10 होगा, तो परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप आपका होगा 10 4 गुने भुजा यानी कि 40। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाता है जब आपके एग्जामिनेशन में रोम्बस, ध्यान देना, रोम्बस का परिमाप, अब मान लो कि रोम्बस का परिमाप 160 है, ठीक है। तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि इसकी साइड क्या होगी। मेरे दोस्त इसकी चारों साइड इक्वल होता है, चार इक्वल चीज को जोड़ करके परिमाप बना है, ठीक है। तो आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि 4 गुने भुजा से अगर हमारा परिमाप बनता है तो भुजा बराबर क्या होगा? परिमाप और बटे 4। भुजा बराबर क्या होगा? परिमाप बटे 4, ठीक है। आप कहोगे हाँ जी सर। तो अब ये देख लो मेरे दोस्त, अगर हमारा परिमाप है 160 तो तुरंत भुजा आपको 40 40 बोलना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए इतनी सी बात हो गया, अब बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर थोड़ा और बात बताऊं तो ध्यान देना, ये हमारे पास एक रोम्बस है मेरे दोस्त। रोम्बस में अगर आपका एक साइड मान लो बी दे दिया है, ठीक है। अरे एक साइड बी देगा तो प्रत्येक साइड ही बी हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ एक शीर्ष से सामने की भुजा पर परपेंडिकुलर डाल दिया और ये मेरा क्या है? एच, ठीक है। तो अगर किसी रोम्बस में बेस और हाइट दे दे और इसकी एरिया की बात करें तो आपको बस इतना करना है मेरे दोस्त कि एक डायगोनल खींच लेना है, एक डायगोनल। अब जैसे ही आप एक डायगोनल खींच लेंगे ना, तो रोम्बस का जो एक डायगोनल होगा वो पूरे रोम्बस को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटेगी, ठीक है। ये तो आपको पहले से पता है, ठीक है। अब ये देखो मेरे दोस्त, क्या इस त्रिभुज में, छोड़ो ना, ये दोनों पैरेलल है, इसके बीच की दूरी एक बार h हो गया ना, तो अगर हम मेरे दोस्त यहां भी अगर इसकी दूरी पता करना चाहेंगे, दूरी पता करना चाहेंगे तो पता है क्या होगा?
जब दो पैरेलल लाइन के बीच का एक बार डिस्टेंस h हो गया है तो यहां भी h ही होगा, क्योंकि दो समांतर रेखा के बीच की दूरी सदैव एक समान होती है। इस प्रकार अभी रोम्बस दो भाग में बटा हुआ है, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। ठीक है, आज मैं अगर रोम्बस का एरिया निकालना चाहूंगा तो देखो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा। रोम्बस का एरिया दो अलग अलग त्रिभुज के एरिया को जोड़ करके बनेगा। अब देखो इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा, दुनिया के किसी भी त्रिभुज में अगर बेस और हाइट मालूम है तो एरिया होगा 1/2 और बेस इंटू हाइट। ठीक है, और इसकी जब हम एरिया निकालेंगे तो देखो 1/2 और ये तुम्हारा हमारा बेस है और मेरे दोस्त ये क्या है, हाइट है। ठीक है, तो हाफ बी एच और ये भी हो गया हाफ बी एच, हाफ बी एच और हाफ बी एच। ठीक है, आप इसे जोड़ दो, आधा बी एच करोगे तो पूरा बी एच हो जाएगा। यानी कि रोम्बस का जो एरिया हुआ है वो मेरे दोस्त आपका बेस और इंटू हाइट। ठीक है, ये भी हमारा रोम्बस का एरिया हुआ। दूसरा मेरे दोस्त इसको भी देखना, यह है हमारा रोम्बस। ठीक है, ओके। अब आप इसमें देख लो प्रत्येक साइड बराबर है, इसको ए कह दिए तो ई बी ए हो गया, ई बी ए हो गया। ठीक है, अब रोम्बस का साइड दे देगा और उसके बीच का एंगल दे देगा। ठीक है, ये अगर हमारा थीटा है तो मेरे दोस्त ये भी थीटा होगा। ठीक है, अब अगर हम इसके एरिया की बात करें, एरिया की, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि मेरे दोस्त रोम्बस के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये ए ये ए ये ए ये ए, क्या करना है अब, कुछ नहीं मेरे दोस्त, आओ सीधे आपको पता होगा कि कोई भी त्रिभुज आपके सामने है, दो साइड और बीच का एंगल पता हो तो उसकी एरिया क्या होगा, 1/2 ए बी साइन थीटा, तो हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर साइन थीटा। तो मेरे दोस्त ये बात आपको जरूर पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ भी देखो दो साइड और बीच का एंगल पता है तो इसका एरिया होगा 1/2 ए बी, तो ए इंटू ए स्क्वायर साइन थीटा, थीटा हो जाएगा। दो साइड और बीच का एंगल, तो इस त्रिभुज का भी एरिया होगा 1/2 ए बी और साइन थीटा। तो इस तरह से आप रोम्बस का दूसरा जो यहाँ पर एरिया देखेंगे रोम्बस का क्या होगा, तो आधा हाफ ए स्क्वायर साइन थीटा और ई भी आपका होगा हाफ ए स्क्वायर साइन थीटा। दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो सीधा हो जाएगा ए स्क्वायर साइन थीटा, सीधा क्या होगा ए स्क्वायर साइन थीटा। तो मेरे दोस्त रोम्बस का दो एरिया आपने देख लिया है, एक आप यहाँ बेस इंटू हाइट देख लिए हैं और एक आप यहाँ पर ए स्क्वायर साइन थीटा देख लिए। ठीक है, अब हम अंतिम थ्योरी की ओर चलते हैं और फिर मेरे दोस्त आपका क्वेश्चन करते हैं। अब मेरे दोस्त यहां ध्यान दो। ओके, जब रोम्बस के डायगोनल डायगोनल दिया रहे, थ्योरी अंत हो रहा है, अंतिम थ्योरी बता रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान दो, ये हमारे पास एक रोम्बस है, ए बी सी और डी। ठीक है, मेरे दोस्त नाम अगर नहीं भी दोगे दे दो नाम, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका एक डायगोनल है, ये इसका दूसरा डायगोनल है। ठीक है, आपको अच्छी तरह पता है कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती है। ठीक है, अब देखना हम क्या कर रहे हैं, दो भी करना, तो हम यहाँ पर प्रथम डायगोनल फर्स्ट डायगोनल को D1 कह देते हैं और मेरे दोस्त सेकंड डायगोनल को हम D2 कह देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, जो हमारा D1 है ना वो मेरे दोस्त क्या होगा D1/2 और ये भी हो जाएगा D1/2, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। तो जो BD डायगोनल है वो AC को बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटेगा। तो अगर पूरा ये D1 है तो ये D1/2 हो जाएगा, ये भी D1/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये वो जो BD हमारा D2 है
ये भी मेरे दोस्त क्या होगा, बाइसेक्ट होगा, तो ये भी हमारा d2/2 हो जाएगा और ये भी हमारा d2/2 हो जाएगा। ठीक है, आप कहोगे हाँ जी सर। अब आपसे मैं एक चीज पूछता हूँ, ये समझ में आया? पूरा d1 था तो d1/2 d1/2, अब पूरा d2 था तो d2/2 d2/2। ठीक है, आप कहोगे। आज मेरे दोस्त अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, आप स्वयं बताओ, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो क्या होता है? वो तो समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में अगर मेरे दोस्त हम साइड की बात कर लें, ये तो हमारा साइड है, ये साइड किसका है? जो रोम्बस का साइड है वो इस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज है। तो मेरे दोस्त अगर हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो क्या होगा? समकोण त्रिभुज का जो ये कर्ण होगा वो समचतुर्भुज की भुजा है। ठीक है, तो किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या होता है? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्योंकि 90 के सामने अगर ये कर्ण है तो यही लंब और आधार है। ठीक है, तो सीधा सीधा हमारा होगा d1/2 का स्क्वायर और d2/2 का स्क्वायर, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ मेरे दोस्त आप देख लो, ये हमारा d1 का स्क्वायर बाई 4 और ये हमारा d2 का स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब ध्यान दो, अब यहाँ पर मेरे दोस्त हम ये देख पा रहे हैं कि साइड बराबर क्या होगा? 1/4 कॉमन कर लीजिए रूट के अंदर, 1/4 जैसे ही कॉमन करोगे ये हमारा d1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस d2 का स्क्वायर होगा। 1/4 का वर्गमूल 1/2 हो जाएगा, 1/2, और ये क्या हो जाएंगे? d1 का स्क्वायर और प्लस d2 का स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से आपने डायगोनल रहने पर रोम्बस का क्या भुजा होगा, क्या साइड होगा, ये आप निकाल चुके हो। तो रोम्बस का साइड क्या हो जाएगा? रोम्बस का साइड होगा 1/2 और रूट के अंदर d1 की स्क्वायर और मेरे दोस्त ये हमारा d2 की स्क्वायर। ओके, दूसरी बात, अब हम मेरे दोस्त परिमाप की बात करते हैं। परिमाप बराबर क्या होगा? परिमाप हमारा होगा 4 गुने साइड। तो देखो 4 और गुने साइड निकल चुका है 1/2, और ये रूट के अंदर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। अब 2 दूनी 4 हो जाएगा तो सीधा हो गया 2 और गुने ये d1 का स्क्वायर और प्लस मेरे दोस्त d2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर आप ये भी देख लो मेरे दोस्त, परिमाप आ चुका है। अब मैं इसके एरिया की बात करता हूं। अब ध्यान दो, अगर ये 4 सर्वांगसम समकोण है तो एक समकोण का एरिया निकाल लो और 4 से गुना कर दो, पूरे रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, तो हम सीधा सीधा कहते हैं हमारा जो रोम्बस का एरिया होगा क्या हो जाएगा? तो जो हमारा रोम्बस का एरिया होगा वो मेरे दोस्त देखो, चूंकि रोम्बस को मैंने पहले ही बता दिया है 4 सर्वांगसम समकोण त्रिभुज में ये बढ़ती है, और 4 सर्वांगसम समकोण होने के कारण इन चारों की एरिया एक समान होती है। तो क्या करें? एक त्रिभुज का एरिया निकाल के जो इसका एरिया होगा वही इसका, वही इसका, वही इसका। क्यों? क्योंकि लंब आधार सेम है, लंब आधार सेम है, लंब आधार सेम है, लंब आधार सेम है, सबका लंब आधार सेम ही है और चारों समकोण है तो एरिया सेम ही होगा। तो सीधे सीधे कह दो 4 गुने एक समकोण का एरिया, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ध्यान देना 4 गुने किसी एक समकोण का, इसी समकोण का एरिया ले लो। 90 के सामने कर्ण है तो लंब आधार यही ना हो गया। ठीक है, लंब आधार किसको बोलते हैं? 90 डिग्री का कोण बनाने वाला, यानी समकोण बनाने वाली साइड जो है वही लंब आधार होती है। तो समकोण का एरिया होता है 1/2 और गुने लंब और आधार। तो लंब हमारा होगा d1/2 और आधार हमारा होगा d2/2। तो इस तरीके से मेरे दोस्त ये 2 दूनी 4 से 4 हमारा कट गया, 1 2 हमारा बच गया है 1/2 और d1 इंटू d2। तो इस तरीके से आपने समचतुर्भुज का साइड क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, एरिया क्या होगा, आपने सब कुछ देख लिया। आप कहोगे मेरे दोस्त ये सब करने की जरूरत क्या थी, आप तो डायरेक्ट लिख सकते थे। हम लिख सकते थे, लेकिन ये इसलिए कर दिए क्योंकि कल का अगर फॉर्मूला भूल गए तो मेरे दोस्त आप ऐसे बना लोगे क्योंकि आपके पास कंसेप्ट होगा, और जिनके पास कंसेप्ट होते हैं पेपर में 100% क्वेश्चन वही कर पाते हैं। कंसेप्ट के साथ अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं।
हो चुका है मेरे दोस्त। अब लास्ट मेरे दोस्त आपको बताता हूं और फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। ये देखो, ये हमारे पास क्या है, थोड़ा ध्यान दो। मैं एक समचतुर्भुज की, ये आधार है हमारा, और समचतुर्भुज की ये हमारी ऊंचाई है। ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछता हूं, आधार गुने ऊंचाई ये भी समचतुर्भुज का एरिया है, और 1/2 d1 गुने d2 ये भी समचतुर्भुज का एरिया है। ठीक है, अब यहाँ मेरे दोस्त देखो, ये आधार बेस क्या है, अभी तुरंत हम साइड निकाले थे, 1/2 रूट के अंदर ये d1 का स्क्वायर और प्लस मेरे दोस्त ये d2 का स्क्वायर। ओके, और बराबर 1/2 d1 और d2। आप ये देख लो कि ये तो हमारा साइड हुआ, और इनटू क्या है हमारा हाइट। साइड का फॉर्मूला लिख दिए, साइड का ये हमारा हाइट है। ठीक है, तो बेस इंटू हाइट इधर भी एरिया है, 1/2 d1 d2 इधर भी एरिया है। अब 1/2 से 1/2 तो हमारा कट गया है। अब सीधा समझो हाइट बराबर क्या होगा, हाइट बराबर इधर हमारा d1 इंटू d2 है। और अब मेरे दोस्त आ जाओ रूट के अंदर, क्या रूट के अंदर ये d1 का स्क्वायर और मेरे दोस्त ये हमारा d2 का स्क्वायर। यही है डायगोनल रहने पर समचतुर्भुज का हाइट। ठीक है, तो इस तरह से मेरे दोस्त हमने क्या किया, थ्योरी कंप्लीट कर दिया। थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब थ्योरी कंप्लीट होने के बाद ध्यान दो, थ्योरी कंप्लीट होने के बाद अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अब देखो क्वेश्चन में क्या स्पीड आपको आएगा। अब जो स्पीड आएगा वो वाकई काबिल तारीफ होगी। ठीक है, क्योंकि देखो हमारा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि कोई क्लास हम स्टार्ट किए और मेरे दोस्त उस क्लास में इस तरह की चीज़ पढ़ा दिए कि आपको फ़ायदा ना हो। ऐसा चीज़ होना चाहिए जो हमेशा आपको फ़ायदा हो, लंबे समय तक आपको बेनिफिट दिखे। ठीक है, आओ अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। आइए स्टार्ट करते हैं अब हम क्वेश्चन। अब आप लोग बनाएंगे, और देखो कितना जल्दी अब आपसे सवाल बनने लगता है। सब लोग अब बनाना स्टार्ट करो। अब आप जवाब दीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक रोम्बस का परिमाप 240 है और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 मीटर है, तो रोम्बस का एरिया क्या होगा। अब ये देखिए हमारे पास एक रोम्बस है मेरे दोस्त, ये रहा एक रोम्बस। अब रोम्बस में आप ये देखोगे परिमाप 240 है, तो प्रत्येक भुजा क्या होगा, 60-60, तभी तो 240 हो पाएगा, है ना। परिमाप 240 है तो प्रत्येक भुजा 60-60 होगा। क्यों, क्योंकि आप सबको पता है कि 4 गुने भुजा अगर परिमाप हो सकता है तो भुजा बराबर क्या होगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, हमें कह रहा है किन्हीं दो समांतर भुजा। अब किन्हीं दो समांतर भुजा तो यही है ना। अब इनके बीच की दूरी ये कितना दिया हुआ है, तो मेरे दोस्त ये आप देख रहे हो कि आपका 20 है। ठीक है, क्या करोगे, कुछ नहीं, अब आप एरिया फाइंड करेंगे। समचतुर्भुज का एरिया मैंने अभी भी बताया है, बेस और हाइट रहने पर सीधा हो जाएगा बेस इंटू हाइट, यानी 60 और गुने 20। आपका जो रिजल्ट हो जाएगा वो 1200 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 1200 आ जाएगा। ओके, चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो कितना फास्ट आप काम कर पाओगे, इतना सा थ्योरी करने का क्या फायदा होगा। मैं जानता हूं कि बहुत बच्चे को थ्योरी पसंद नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं ध्यान रखूंगा कि थ्योरी को थोड़ा कम रखूंगा, है ना, क्वेश्चन पे ज़्यादा रहूंगा। ओके, बट कोई बात नहीं, आज की क्लास का बेनिफिट आपको बाद में दिखेगा। चलिए, तो रोम्बस के डायगोनल 8 और 6 दिए हैं, रोम्बस का एरिया क्या होगा मैंने आपको बता दिया है, 1/2 d1 इंटू d2। ठीक है, तो 1/2 आपका d1 है 8 और d2 है 6, तो कितना हो जाएगा 24।
तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर अपना 24 हो गया। ठीक है, ये अपना 24 है। आइए अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक रोम्बस की एक भुजा 17 है और इसका एक डायगोनल 16 है, तो दूसरा डायगोनल क्या होगा? अब मेरे दोस्त देखो, आपको ये बात पता है कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो जो डायगोनल हमारा 16 है वो 8 8 हो जाएगा, और प्रत्येक भुजा इसकी क्या है? 17 है। प्रत्येक भुजा इसकी 17 है। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप ये बताओ कि ये क्या है मेरे दोस्त? ये हमारे एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में 90 के सामने ये कर्ण है, ये लंब है, तो आधार क्या होगा? 8 15 17, तो मेरे दोस्त ये हमारा 15 हो जाएगा, और ये 15 तो हमारा ये भी 15 हो जाएगा। तो इस अर्थ में आप देख पाओगे कि जो आपका दूसरा डायगोनल है, ठीक है, वो 15 और 15, तो मेरे दोस्त 15 और 15 कितना हो गया है? 30 हो गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 30 हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 4 नंबर क्वेश्चन। किसी समचतुर्भुज का एक साइड एक डायगोनल दिया है, दूसरा डायगोनल मांग रहा है। एक टाइप का हमने 2 क्वेश्चन रखा है। तो मेरे दोस्त आप ये देख सकते हो कि रोम्बस के प्रत्येक साइड इक्वल होते हैं, ये तो पता ही है। ठीक है, और इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि जो हमारा डायगोनल 5 है ना, सॉरी जो 10 है, वो मेरे दोस्त 5 5 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँगा कि ये छोटे से एक समकोण त्रिभुज में आइए, और ये 13 ये 5, तो ये क्या होगा? 12। ये 12 है तो हमारा ये क्या होगा? ये भी हमारा 12 होगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्या करना है अब? तो मेरे दोस्त अब हम देख रहे हैं दूसरे विकर्ण की बात किया था, तो दूसरा विकर्ण हमारा 12 और 12 कितने हो जाएंगे? 12 और 12 ये हमारा 24 हो जाएगा। ये 24 हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, एक समचतुर्भुज का परिमाप 56 है और उसके विकर्ण की लंबाई मेरे दोस्त 26 है। तो बताओ दूसरा विकर्ण क्या होगा? आप बताओ, आप आंसर दो। देखो, अब आप इसको देखिए, परिमाप अगर हमारा 56 है, 14 14, और ये मेरे दोस्त ये 14 हो जाएगा। ठीक है, और एक डायगोनल हमारा 26 है। तो मेरे दोस्त एक डायगोनल हमारा 26 है, तो दूसरा डायगोनल क्या होगा? अब ये देखिए, अगर हमारा एक डायगोनल 26 है, वो 13 और 13 हो जाएगा। ठीक है, हम अगर दूसरा साइड निकालने जाएंगे तो रूट के अंदर 14 का स्क्वायर 196 और माइनस 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये 7 हो जाएगा और 2 27, यानी 3√3। अब 3√3, तो ये हमारा 3√3 हो जाएगा, और ये भी 3√3 हो जाएगा। तो दूसरा डायगोनल मेरा क्या होगा? 6√3 होगा। ठीक है, ये 6√3 होगा। ओके, चलो, थैंक यू। अब मेरे दोस्त देखो यहाँ पर क्या है, ये आप समझ पाए? 90 डिग्री के सामने एक कर्ण था, ये हमारा आधार था। तो मेरे दोस्त ये लंब हो जाएगा, और लंब बराबर क्या होगा? अंडर रूट कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर। इस तरह से आप 3√3 निकाल पाए। तो ये 3√3 ये हुआ, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो पूरा हमारा 6√3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है, एक समचतुर्भुज का एक भुजा है 17/3, एक विकर्ण है 16/3। तो बताइए दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगा? अब यहाँ पे ये देख लो मेरे दोस्त, आप क्या करो, ये दोनों के नीचे में 3 है ना, तो आप 3 कुछ देर के लिए इग्नोर कर दो। अगर आप 3 इग्नोर करते हो तो क्या होगा? ये आपके पास एक रोम्बस, और रोम्बस में आप देख रहे हो
कि एक डायगोनल तुम्हारा 17 है। क्या है? 17। ओके, एक डायगोनल रोम्बस का साइड 17 है, 17 17 17। और मेरे दोस्त आपको ये पता होगा कि रोम्बस के यानी कि समचतुर्भुज के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती है। ठीक है, अब देखिए एक विकर्ण जो हमारा 16 है वो 8 और 8 होगा। एक विकर्ण हमारा 16 है जो 8 और 8 होगा। अब ये देखिए 17 है, ये 8 है, तो ये हमारा 15 होगा। ये 15 तो हमारा ये भी 15 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दूसरा विकर्ण क्या होगा? 15 और 15 ये हो जाएगा 30। ओके, अब देखो दोस्त, सबके बटा में 3 था, इसके बटा में भी 3 दे दो, तो एक्चुअल हमारा आंसर हो जाएगा 10। एक्चुअल हमारा आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, चलिए ध्यान दो मेरे दोस्त, ये क्या है? यदि किसी रोम्बस के डायगोनल 24 और 32 है तो रोम्बस का पेरीमीटर क्या होगा? अब आप देख लो यहां पर, ये रोम्बस है मेरे दोस्त हमारा। अब रोम्बस के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती है। तब तो एक डायगोनल अगर 24 है तो मेरे दोस्त ये हमारा 12 12 होगा, और एक डायगोनल हमारा 32 है तो वो हमारा 16 16 होगा। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये क्या है हमारा? 90 डिग्री है। ठीक है, ये 16 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा? 20। ठीक है, ट्रिपलेट से अगर ये 16 12 20 होता है तो ये 20 होगा, ये 20 होगा, ये 20 होगा, तो ये भी 20 हो जाएगा। तो फाइनली आप परिमाप क्या निकालोगे? 4 गुने भुजा, यानी आपका 80 होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर 80 होने लग जाएगा। ठीक है, चलिए सबका आ रहा है 10 10 10 10 10। चलिए अब बढ़ते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दो, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा और उसके विकर्ण की माप 10 और 16 है, तो बताइए उस समचतुर्भुज का एरिया क्या होगा? मेरे दोस्त आपको ये बात तो पता होना चाहिए कि जैसे ही डायगोनल, ठीक है, जैसे ही डायगोनल दे करके एरिया की बात करें ना, तो उस रोम्बस का जो एरिया होगा वो क्या होगा? 1/2 और मेरे दोस्त d1 इंटू d2, यही होगा रोम्बस का एरिया। ठीक है, आप कहोगे हाँ जी सर। अब मेरे दोस्त मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये समचतुर्भुज के डायगोनल हैं जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है 90 डिग्री पर। ठीक है, साइड हमारा 10 है तो प्रत्येक साइड हमारा 10 ही रहेगा। एक डायगोनल हमारा 16 है जो 8 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ अगर हम इस समकोण त्रिभुज की बात करें जिसमें ये 10 ये 8, तो ये कितने होंगे? 6, और ये 6 तो ये भी क्या हो जाएंगे? 6। तो देखिए दूसरा विकर्ण क्या होगा? 6 और 6 मेरे दोस्त ये हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा विकर्ण 12 हो गया, लेकिन हमें तो समचतुर्भुज का एरिया मांगा है। अगर हम समचतुर्भुज का एरिया लेंगे 1/2 d1, तो d1 हमारा 16 हो जाएगा और d2 हमारा 12 हो जाएगा, तो ये हमारा 96 होगा। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ध्यान दो, किसी समचतुर्भुज का एक भुजा और दो में से एक विकर्ण प्रत्येक 16 है। लैंग्वेज को समझना है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। देखिए, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा और दो में से एक डायगोनल प्रत्येक 16 है। एक भुजा और दो विकर्ण में से एक विकर्ण प्रत्येक 16 है, मतलब भुजा भी 16 है और दो में से एक विकर्ण भी 16 है। एक भुजा और दो में से एक विकर्ण प्रत्येक 16 है, यानी भुजा भी 16 है और दो में से एक विकर्ण भी 16 है। ठीक है, तो बताइए समचतुर्भुज का एरिया क्या होगा? अब जैसे ही साइड देकर एरिया की बात करेगा ना, तो मेरे दोस्त समचतुर्भुज का एरिया होगा 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 d1 इंटू d2। ठीक है, अब देखो यहां पर हम कैसे काम करते हैं। मेरे दोस्त समचतुर्भुज में
एक भुजा भी हमारा 16 है, एक भुजा भी 16 है, और साथ ही साथ हमारा एक डायगोनल भी 16 है। अगर एक डायगोनल 16 है तो क्या हो जाएगा, 16 हमारा 8 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और अब मेरे दोस्त एरिया, एरिया के लिए दूसरा विकर्ण निकलना बहुत जरूरी है। तो आज मेरे दोस्त 8 16, इसमें कोई ट्रिपलेट तो है नहीं, लेकिन ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में मेरे दोस्त ध्यान देना, समकोण त्रिभुज में अगर आपको लंब निकालना है तो लंब बराबर क्या होगा मेरे दोस्त, कर्ण स्क्वायर और माइनस आपका आधार स्क्वायर, यानी ये आपका हो जाएगा 256 और माइनस ये 64। तो इस तरीके से हम ये देख पाएंगे कि ये 8 है, और मेरे दोस्त ये 24 में 6 गया तो 18 है। ठीक है, 188, और 188 16 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 256 माइनस 64, 16 में सॉरी यहाँ पे घटाने में गड़बड़ी हुआ है, तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा 192। 192 जो होता है 64 गुने 3 यानी 8√3, तो ये हमारा 8√3 हो जाएगा, और ये भी 8√3 हो जाएगा। इसका मतलब दूसरा डायगोनल क्या होगा, 8√3 8√3, ये 16√3 होगा। तो एक डायगोनल 16√3 है दूसरा वाला, और पहला वाला तो पहले 16 था ही। पहला डायगोनल तो हमारा 16 था ही जो 8 8 हुआ है, और दूसरा डायगोनल 8√3 8√3 16√3। अब एरिया निकालना है तो 1/2, एक डायगोनल 16√3 है, एक डायगोनल हमारा 16 है, आराम से हो गया 16 × 128√3। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप सब ने निकाला होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आ गए अब देखो एक सचिन कुमार आ गया है, मेरा शुभचिंतक है, मित्र तुम महान हो। और आज मैं एक स्टेटमेंट कहता हूं, और आज से 30 दिन के बाद तुम मेरा यह स्टेटमेंट याद रखना। तुम मेरा शुभचिंतक हो, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तुझे इनविटेशन देता हूं आज के 31 दिन के बाद। ठीक है, आज के ठीक 31 दिन के बाद तुझे पता चल जाएगा, ठीक है, कि तुम जिसे उकसाने चला था, या जिसके कहने पर तुम मुझे उकसा रहे हो, उसको कहना कि वो आकर के ही मुझसे मुलाकात कर ले। ना अगले 11 साल बैठा करके पढ़ाता रहा, ये अहंकार नहीं है, पिछले 18-19 साल से किया हुआ काम है। इसलिए जिसके कहने पर अपना मुंह फाड़ रहे हो उसको भेज दो, वही मुकाबला कर ले, क्यों अपना मुंह गंदा कर रहे हो। ठीक है, पढ़ाने दो, कोई बात नहीं, बोलने दो ना। अरे और कहते ना कि आग लगा भी नहीं है और धुआं उठ गया है, अभी तो आग लगा भी नहीं है, ये तो मेरी पहली क्लास है, अभी तो कहानी शुरू हुआ है। ठीक है, इसलिए जिनके कहने पर आप ये बक रहे हो, ठीक है, या जिनकी आप चमचई करने यहाँ पर आ गए हो, उन्हीं को बोलना कि आकर के वो मुझसे खुद ही मुकाबला कर ले। ठीक है लाइन एकदम लाइव मुकाबला, ओके, ऑन कैमरा, ताकि जमाना भी देख लेगा कि क्या कौन सही है और कौन गलत है। आओ ध्यान दो, कोई बात नहीं, काम करने दो। अरे कुछ लोग होते हैं जो शुभ चिंतक होते हैं, मेरा शुभ चिंतक है, इसे हम लिट्टी चोखा इसके साथ बैठ के खाएंगे। अभी तो आग भी नहीं लगा, धुआं उठ गया है। कह देना मेरे दोस्त, जिसे तुझे मुझे ललकारने के लिए कहा है, कह देना कि या तो अपना कंटेंट ठीक कर ले या पढ़ाना छोड़ दे, या तो अपना कंटेंट ठीक कर ले और नहीं तो पढ़ाना छोड़ दे, क्योंकि अब वो होगा जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं किया है, और आज से पहले न वो कभी हुआ है और न भविष्य में कभी होगा, क्योंकि अब वो होगा। ठीक है, कहते हैं कि याचना नहीं अब रण होगा, या तो जय या वीर गति होगा। पराजय अपने डिक्शनरी में है ही नहीं। ये मेरा अहंकार नहीं है, ये उसको जवाब है जिसके कहने पर तुम मुंह फाड़ रहे हो। आओ
कोई बात नहीं मेरे दोस्त, रहने दो, बकने दो। कह देना कि थोड़ा सा डॉक्टर से एडवाइस वगैरह ले लेने के लिए, दवाई उवाई मेडिसिन रख लेने के लिए। है कि अब कभी पेट में दर्द शुरू होगा, कभी सीने में दर्द होगा, कभी अटैक आएगा तो कभी कुछ होगा, क्योंकि अब इतना आसान गेम नहीं होगा। ठीक है, आओ ध्यान दो। किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, क्योंकि जितना मुझे ललकारोगे उतना ही नुकसान हो जाएगा, इसे ललकारना नहीं। किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर है और उसका एक विकर्ण अगर 2.8 है, तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए हमारे पास मेरे दोस्त ये समचतुर्भुज है, ठीक है मेरे दोस्त, और एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 5 मीटर है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये भी 5 है, ठीक है। इसका एक डायगोनल 2.8 है। तुझे ये पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ओके, अब एक विकर्ण 2.8 है तो मेरे मित्र वो 1.4 और 1.4 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि तुझे चाहिए क्या, समचतुर्भुज की एरिया, और समचतुर्भुज की एरिया निकालना है तो 1/2 d1 गुने d2 करना होगा, यानी आपको दोनों डायगोनल चाहिए। अब दोनों डायगोनल चाहिए तो मेरे मित्र ध्यान दो, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है जिसमें ये कर्ण है और ये मेरे दोस्त हमारा आधार है। अगर हमें लंब फाइंड करना होगा तो कैसे, कर्ण स्क्वायर यानी 25 माइनस आधार स्क्वायर 1.4 का स्क्वायर 1.96, ये घटाओगे ये 23.04 होगा जिसका स्क्वायर रूट 4.8 आएगा, तो ये तुम्हारा 4.8 है और ये भी तुम्हारा 4.8। ठीक है, क्या चाहिए तुझे, तो तुझे चाहिए समचतुर्भुज का एरिया। तो लो 1/2, एक डायगोनल तो आप पहले से ही जान रहे थे क्या, 2.8, और दूसरा डायगोनल 4.8 4.8 9.6 हो जाएगा, 9.6। अब आराम से कर लो, ये तुम्हारा 1.4 हो गया है, 14 6 84, 14 नम 126 और 8 हो जाएगा 134, यानी 13.44। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मेरे दोस्त आप काम करते रहो, आप घबराओ नहीं, ये जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं क्वेश्चन टीआरई वाले, आप भी मेरे दोस्त अगर जो आप भी अगर करना चाहोगे तो आपके लिए भी ये बेनिफिशियल है, इसलिए बस पेशेंस रख के काम करो। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे दोस्त आ जाएगा इस टॉपिक से, इसलिए दनादन वार्म अप कर लो, आओ वार्म अप करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, एक समचतुर्भुज का, आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो मेरे दोस्त और काम करने दो। और मैं आपको एक चीज यकीन दिलाता हूं, हमारे बारे में जितना अलबल जिसको कमेंट करवाना है करवा ले, ठीक है, क्योंकि अगर कमेंट शुरू हो गया है तो मतलब साफ है कि डर तो है, और यही डर मेरे दोस्त कायम रहना चाहिए और आगे भी ये डर रहेगा। ओके, पूरी ताकत लगा दिया जाएगा, अभी तो शुरुआत किए हैं। जैसे ही टीआरई वाले भाई का एग्जामिनेशन हो जाता है उसके बाद जो होगा, मैंने कहा ना इतिहास में कभी नहीं हुआ था, वो होगा। ठीक है, चलो ध्यान दो। मेरे दोस्त एकदम ध्यान से सब लोग देखो, ये हमारे पास एक समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज का एरिया कितना दिया है, 24 मीटर स्क्वायर। एक विकर्ण दिया है 8, कह रहा है प्रत्येक भुजा क्या होगा। मेरे दोस्त मुझे ये बताओ, आपको तो पता है 1/2 गुने d1 और गुने d2 बराबर क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज का एरिया। अब यहां से दूसरा विकर्ण अगर हम देखने जाते हैं तो ये 6 हो जाता है। ठीक है, अब देखो एक विकर्ण 8 है जो मेरे दोस्त हमारा क्या हो जाएगा,
विकर्ण 4 4 में बट जाएगा, और दूसरा विकर्ण 6 है जो हमारा 3 3 में बट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे दोस्त आप देख सकते हो कि ये 3 है, ये 4 है, तो ट्रिपलेट्स ये हमारा 5 होगा, तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इसे देखिए, एक रोम्बस का एरिया है 216, इसके विकर्ण की लंबाई 24 मीटर है, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा। मेरे दोस्त आप मुझे बताओ, एरिया और एक विकर्ण दिया है, दूसरा विकर्ण तो आप निकाल ही सकते हो, तो तुरंत एक काम करो, 1/2 ये तुम्हारा D1 है, D2 मालूम नहीं, बराबर ये 216, यहाँ से हमारा D2 क्या होगा, ये 12, 12 एकम 12 और 12 ठे 96, दूसरा विकर्ण हो गया 18 मीटर। हमें मेरे दोस्त क्या मांगा है, हमें भुजा की लंबाई मांगा है। आप सबको पता है कि समचतुर्भुज के, ठीक है, समचतुर्भुज के मेरे दोस्त डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती है। ठीक है, अब 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती है, तो जो हमारा 18 है उसे 9 9 कर दो। ठीक है, जो 18 है वो हमारा 9 9 हो जाएगा, और एक विकर्ण हमारा 24 है, जो मेरे दोस्त 12 और 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, ठीक है, अब यहां ध्यान दो कि ये हमारा मेरे दोस्त लंब है, ये मेरा आधार है, तो कर्ण क्या होगा, 12 9, तो ये कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, और बहुत अच्छे से आप 15 निकाल पाओगे, कहीं से कोई समस्या आपको नहीं होगा। ठीक है, अब ये 13 नंबर देखिए, समचतुर्भुज का परिमाप हमारा 60 है, एक विकर्ण 24 है, समचतुर्भुज का एरिया क्या होगा। मेरे दोस्त मैं पूछता हूँ, विकर्ण रहने पर 1/2 D1 गुना D2 होता है, दोनों डायगोनल चाहिए, तो लीजिए देखिए हम कैसे दूसरा डायगोनल निकालते हैं। तो मेरे दोस्त आपने ये देखा कि समचतुर्भुज का परिमाप 60 है, तो प्रत्येक भुजा क्या होगा, 15 15 और 15। ठीक है, एक विकर्ण 24 है, जो हमारा 12 12 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछता हूं कि अगर ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये 12 है, ये 15 है, तो 90 डिग्री के सामने 15 कर्ण हो गया, तब 15 कर्ण है, और आधार अगर 12 है, तो लंब क्या होगा, 9, क्योंकि 9 12 15 ट्रिपलेट होता है। अब ये 9 है, तो ये भी हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मेरे दोस्त D1 12 12 24 पहले से था, और D2 9 9 18 हो गया है। एरिया चाहिए, तो एरिया 1/2 ये तुम्हारा D1 और गुने D2 हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 216। कितना हो जाएगा, 216। ठीक है, और बाकी मेरे दोस्त अगर इसको बनाना चाहो तो आप जल्दी से बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 216 जो भी आप बनाए होंगे, 216 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, बढ़ते चलो और देखते चलो। ये देखो मेरे दोस्त क्या है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेमी है, उसका एक विकर्ण 40 है, उसका एरिया क्या होगा। मेरे दोस्त मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो हमारे पास समचतुर्भुज है, ठीक है, जिसका परिमाप 100 है, परिमाप अगर 100 है तो प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी, 25 25 हो जाएगी। ठीक है, और एक डायगोनल अगर मेरे दोस्त हमारा 40 है, यदि एक डायगोनल हमारा 40 है, तो मेरे दोस्त वो हमारा 20 20 हो जाएगा। हाँ या ना, आप कहोगे हाँ। अगर इस समकोण त्रिभुज में चलें तो ये 20 है, ये 25 है, तो ये पक्का ट्रिपलेट से 15 होगा, क्योंकि 15 20 और 25 यही ट्रिपलेट होते हैं। तो जब ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा। अब ये देखिए, एक D1 हमारा 20 और 20 40 हो जाएगा, और D2 हमारा 15 15 30 हो जाएगा। आइए अब समचतुर्भुज का एरिया 1/2 और D1 गुने D2, यहाँ से आपका एरिया 600 आया है। जिन्होंने आप में से 600 लगाया होगा उनका बिल्कुल सही है, जो 600 नहीं लगाया होगा उनको मेरे दोस्त दिक्कत है। मेरे दोस्त मैं कहा ना कि मैंने किसी को नहीं छोड़ा है। जैसे ही ये क्लास कंप्लीट होगा वैसे ही मैं आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, आओ ध्यान दो। ये देखो, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेमी स्क्वायर है, उसका एक विकर्ण 24 है, और समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, परिमाप बताइए। अब देखो मेरे भाई, 1/2 D1 हमारा 24,
D2 हम नहीं जानते और एरिया दिया है 216, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही हमारा D2 18 आ गया, यानी सम चतुर्भुज के दोनों डायगोनल हम जान गए हैं, तो प्यार से आप देखिए। ठीक है, सम चतुर्भुज के दोनों डायगोनल हम जान चुके हैं, तो आपको देखना ये है, एक डायगोनल 24 और एक निकला 18, 18 हमारा 9 हो जाएगा और 24 जो है वो हमारा 12 और 12 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज को टारगेट करके काम कीजिए। ये लंब, ये आधार है, तो 12 9, तो कर्ण कितना होगा, 15 ट्रिपलेट से। ठीक है, ये 15, तो ये भी 15, ये भी 15 और ये भी 15, तो मेरे दोस्त टोटल हमारा परिमाप क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। चलिए, सब 60 60 60 60 60, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए, ये क्लास देखने में मज़ा आता है क्योंकि यहाँ फास्ट पढ़ाते हैं। देखो, एकदम ध्यान दो। किसी समचतुर्भुज का एक भुजा 61 है और उसका क्षेत्रफल 1320 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके विकर्णों का योगफल क्या होगा? मेरे मित्र ध्यान से आप देखना। ठीक है, क्या आप यहाँ देख रहे हो कि ये रोम्बस का, ठीक है, एक भुजा हमारा 61 है, एक साइड हमारा क्या है, 61 और ये भी 61। ठीक है, और रोम्बस का हमारा एरिया क्या है? तो मेरे दोस्त रोम्बस का हमारा एरिया है 1320, रोम्बस का एरिया है 1320। ठीक है, अब हमें क्या मांगा है, हमें मांगा है विकर्णों का योगफल। अब थोड़ा ध्यान दो, रोम्बस के मेरे दोस्त डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, 90 डिग्री पर, तब तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। आप कहोगे हाँ सर। अब मेरे दोस्त देखो, 90 डिग्री के सामने ये जो है, ये तो हमारा हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 11, 60 और 61, ये आप एक ट्रिपलेट पढ़े होंगे, बहुत ही फेमस ट्रिपलेट है। ये सब तो कम से कम याद रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये हमारा 61 है तो निश्चित तौर पर ये 60 होगा और ये 11 होगा। ठीक है, ये 11 तो ये भी 11 और ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज में कर्ण ही सबसे बड़ी भुजा होती है, तो 11, 60, 61 बहुत फेमस है, इसलिए यहाँ पर बेसिक रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से काम कर लोगे, है ना। लेकिन आपने जो ये काम किया, इसके कारण आपका D1 और D2 का योगफल अगर हम निकालें, D1 11 11 22 हो जाएगा, 60 60 120 हो जाएगा, यानी ये 142 हो जाएगा। तो ये दोनों विकर्णों का योगफल हो गया और यही इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त हमारा आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखो मेरे दोस्त, ये सही होगा या गलत, इसके लिए एरिया दिया है, एरिया वेरीफाई करना होगा। लो, 1/2, एक डायगोनल हमारा 11 11 22 और एक 60 60 120, बिल्कुल 1320 वेरीफाई हो रहा है। इसका मतलब हमने जो 61 को देखकर किया है ये बिल्कुल सही है। ये ALP का प्रीवियस क्वेश्चन है, आप में से जिन्होंने पढ़ा होगा वो मेरे दोस्त आपको पता होगा। बिना ट्रिपलेट का थोड़ा समझा दीजिए, वरना एग्जाम में स्किप करना होगा। नहीं मेरे दोस्त, स्किप करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप अगर चाहते हो तो मैं बिना ट्रिपलेट का भी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये देखो, यहाँ ध्यान दो, जैसे अभी आपको क्या दिया था, 1/2 D1 और D2 एरिया, ये 1320 दिया था, तब तो यहाँ से D1 इंटू D2 अगर हम देखेंगे तो ये 2640 हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ हमें क्या दिया था, एक साइड, साइड दिया हुआ था ना, साइड एक 61, तो 1/2 रूट के अंदर D1 का स्क्वायर और प्लस D2 का स्क्वायर, यही है साइड, ये दिया था 61। ठीक है, तो मेरे दोस्त अगर हम D1 का स्क्वायर और प्लस D2 का स्क्वायर स्क्वायरजिटीज रहने दें, दो जाके उधर गुना होगा 122। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो D1 स्क्वायर और प्लस D2 स्क्वायर बराबर, इधर से रूट हट जाएगा, इधर 122 का स्क्वायर, 100 से 22 ज़्यादा है, 22 का स्क्वायर 484, 84 हो गया, कैरी 4, तो 122, 100 से मेरे दोस्त 22 ज़्यादा है तो 22 और बढ़ा दो, और कैरी 4 है तो 4 इसमें जोड़ दो, तो ये हो जाएगा हमारा 148।
ये 148। तो इस तरीके से मेरे दोस्त आप d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर निकाल लिए। ठीक है, आपको क्या निकालना था? आपको निकालना था मेरे दोस्त d1 प्लस d2। d1 प्लस d2 क्या होगा? अब देखिए आप आराम से निकाल सकते हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, यही हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। और ये दिया हुआ है 14,884। अब ये देखिए 2 गुने d1 इंटू d2, यहाँ आप निकाल चुके हो 2640। तो यहाँ से d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर आप निकालोगे तो ये 14,884 और माइनस ये उस पार जाएगा 5280 हो जाएगा। अब जो घटने वाला है घटा लीजिए, ये 4 होगा, 8 में से 8 जीरो होगा, 8 में से 2 6 होगा, और 14 में से 5 गया तो 9 होगा। अब यहाँ से d1 प्लस d2 अगर आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? रूट के अंदर ये 9604, और 9604 का क्या वर्गमूल होगा? ओ सॉरी, यहाँ के ये घटेगा नहीं भाई, यहाँ के ये जुटेगा, माइनस है ना, इस पर आके प्लस हो जाएगा। ये 4 8 8 16, और ये 8 2 10 और 1 11, और 14 5 19, और ये हो जाएगा 20। तो यहाँ से आप d1 और प्लस d2 निकालेंगे तो इधर जाके रूट होगा जो 142 बन जाएगा। 142 बन जाएगा। अगर आपको बेसिक करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। अब देखिए जिनको चाहिए था कि बेसिक में, तो बेसिक से ऐसे काम कर सकते हैं, लेकिन आप पेपर में तो बेसिक से कर नहीं पाओगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो मैंने आपको बता दिया है। आओ अब ध्यान देते हैं, एकदम ध्यान से देखना। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 41 है, इसका क्षेत्रफल 720 है, तो इसके विकर्ण के लंबाई का योगफल क्या होगा? अब ये देखिए, ये हमारे पास एक समचतुर्भुज है, ठीक है, और समचतुर्भुज के विकर्ण हमारे पास 41 है, ये हमारे पास 41, ठीक है। अब मेरे दोस्त इसका एरिया हमें क्या दिया है? एरिया, तो एरिया तो आप समझ रहे हो 720 दिया है। मुझे विकर्णों का योगफल चाहिए, मुझे d1 और प्लस d2 चाहिए। ठीक है, तो मेरे दोस्त आपको ये बात पता होगा, ये 41 41 41 आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा होगा, 9 40 और 41, 9 40 41। जैसे ही आप डायगोनल खींच दीजिएगा तो इसके डायगोनल एक दूसरे को मेरे दोस्त बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इस तरह से यहाँ एक समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है, और समकोण त्रिभुज में ये मेरे दोस्त हमारा 41 है ना, 41। देखना 9 40 41 एक ट्रिपलेट है, जिसमें अगर ये 41 है तो ये आपका 9 और ये आपका 40 होगा, तभी 9 40 41 ट्रिपलेट बन पाएगा। ये 40 तो हमारा ये भी 40 है, ये 9 तो हमारा ये भी 9 है। तो इस तरह से आपका d1 कितना हो गया? 9 9 18, और मेरे दोस्त आपका d2 40 40 80। तो ये क्या हो जाएगा? d1 और प्लस d2, ये 98। लेकिन ये सही होंगे, सही कब होंगे? तो ये तो हम लोग 41 को देख करके ना कर दिए, 41 जब हम कर्ण देखे हैं तो हमने ये सारा चीज कर दिया, लेकिन ये सारा चीज सही तब होगा जब एरिया वेरीफाई होगा। आओ एरिया वेरीफाई करते हैं। एरिया वेरीफाई करोगे 1/2, d1 हमारा 18 है और d2 हमारा 80 है, तो मेरे दोस्त ये होगा 720। बिल्कुल एरिया वेरीफाई हो रहा है, यानी हमारा ये कहना बिल्कुल सत्य होगा, और यहाँ से आपको कोई परेशानी नहीं होगा।
चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब मेरे दोस्त इसको देखो, ये क्या है। अब देखो, ये जो अभी हम क्लास करा रहे हैं आप कीजिए तो फायदे सभी को होंगे, बस आप कर लीजिए। समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई √5 है, इसका क्षेत्रफल 4 सेमी स्क्वायर है, विकर्णों की लंबाई का योग क्या होगा। अब आप यहां ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, क्या है, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा हमारा √5 है, √5 है, √5। ठीक है, साथ ही साथ मेरे दोस्त हम ये देख रहे हैं एरिया भी दिया हुआ है। अब ये देखो, ये हमारे पास क्या है मेरे दोस्त, ये हमारे पास एक सम समचतुर्भुज के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, तो ये भी हमारा बाइसेक्ट हो जाएगा और ये भी हमारा बाइसेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये क्या है, ये दोस्त मेरे हमारा एरिया एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, जिसका कर्ण मेरे दोस्त हमारा क्या है, √5। क्वेश्चन सेम ही है जो भी हमने किया था। अब इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, तो मेरे दोस्त थोड़ा सा तो आपको दिमाग लगाना होगा। क्या आपको पता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण पूरे समचतुर्भुज को 4 बराबर एरिया वाले समकोण त्रिभुज में बांटती है। तो अगर चारों का एरिया मेरे दोस्त हमारा 4 है, तब तो ये भी 1 सेमी स्क्वायर होगा, ये भी 1 सेमी स्क्वायर होगा, ये भी 1 सेमी स्क्वायर होगा और ये भी 1 सेमी स्क्वायर होगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप कहोगे नहीं। अब ये देखो, ये अगर मेरा 5 है तो मेरे दोस्त कर्ण 5 के लिए ट्रिपलेट क्या होगा, तो ऐसा ट्रिपलेट लिखना होगा जिससे कि मेरे दोस्त हमारा एरिया भी एक हो जाए। और आप जानते हो ना, किसी भी समकोण त्रिभुज का एरिया होता क्या है, 1/d1 और गुने मेरे दोस्त d2। अगर मेरे भाई ध्यान दो, हम समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, 1/2 और बेस इंटू हाइट, ये मेरा 1 है, तब तो मेरे दोस्त बेस इंटू हाइट क्या होगा, बेस इंटू हाइट ये हमारा 2 हो जाएगा। तो इस समकोण का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, लंब इंटू आधार, आधार गुने लंब, 1/2 आधार गुने लंब, 1/2 आधार गुने लंब बराबर 1, क्योंकि एरिया हमारा 1 है, तो लंब गुने आधार बराबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ लंब और आधार का गुणनफल 2 होगा। कैसे होगा, तो एक को हमें 2 मानना होगा, एक को हमें 1 मानना होगा। ठीक है, तभी जाकर लंब आधार का गुणनफल हमारा मेरे दोस्त 2 हो पाएगा। कहोगे हाँ या ना, बिल्कुल। और इसको 2 और 1 मानेंगे तभी हमारा ये √5 भी हो पाएगा। √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √5 हो जाएगा। अब ये 2 है तो हमारा ये भी 2 होगा, ये 1 है तो हमारा ये भी 1 होगा। ठीक है, तो आइए अब इस तरह से हम मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से आपने क्या देख लिया कि हम ऐसा ट्रिपलेट यूज किए जिससे कि हमारा ये √5 भी आ जाए और एरिया भी वेरीफाई हो जाए। इसका मतलब ये है कि d1 हमारा 1 और 1 2 हो जाएगा और d2 हमारा 2 और 2 4 हो जाएगा। तब तो मेरे दोस्त ये हमारा d1 प्लस d2 6 हो जाएगा। तो d1 प्लस d2 हमारा 6 हो जाएगा और इस तरीके से 6 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, बस आधे घंटे के बाद ये क्लास कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम मेरे दोस्त वहां आएंगे जहां आप आने कह रहे हो। ठीक है, ध्यान दो, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई बताइए जिसका क्षेत्रफल 24 सेमी स्क्वायर है और इसके विकर्ण के विकर्णों का योगफल 14 है। अब देखो, अभी तक हमने 3 प्रश्न किया था ऐसा, जहां पर एरिया दिया था और एक भुजा दिया था, विकर्ण का योग मांग रहा था, क्षेत्रफल एक भुजा देकर विकर्ण का योग मांग रहा था। तो हमने मेरे दोस्त उस सवाल को करा दिया। अब यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल भी दिया है, अब विकर्ण का योग भी दिया है, अब बस हमें भुजा मांग रहा है। तो भुजा विकर्ण, ध्यान देना, भुजा और एरिया देकर विकर्ण का योग पूछेगा या विकर्ण का योग एरिया देकर भुजा पूछेगा। अभी भुजा ही पूछ रहा है तो कोई बात नहीं। देखो, 1/2 समचतुर्भुज का विकर्णों का योग दिया है ना, एरिया भी दिया है, तो विकर्ण के रूप में एरिया क्या होता है, 1/2 गुना d1 गुना d2। ये एरिया हमारा कितना है, 24। तो इस तरह से d1 गुना d2 बराबर 24 और दूनी कितना होगा, 48। 24 दूनी 48। ठीक है, तो ये d1 इंटू डी टू हमारा 48 हो जाएगा। दूसरी बात, विकर्णों का योगफल क्या दिया है,
तो भूकर्णों का योगफल हमारा 24 दिया है। ठीक है, तो ऐसा दो भुजा जिसको, ऐसा दो मान जिसको गुना करने से 48 और जोड़ने से 14, एक हमारा 8 होगा और एक हमारा 6 होगा। मेरे दोस्त गुना करने से 48 आएगा और 8 और 6 जोड़ने से हमारा 14 आएगा। ठीक है, दोनों तो वेरीफाई हो गया। इसका मतलब आपने ये देख लिया कि आपके पास जो रोम्बस है उसका दोनों डायगोनल, एक डायगोनल आपका 8 है, दूसरा 6 है। जो 8 है वो 4 4 हो जाएगा, जो 6 है वो 3 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी 4 3 तो ये क्या होगा, ट्रिपलेट से 5 हो जाएगा। तो मेरे मित्र यही हमारा साइड हो जाएगा, तो 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए गुलशन कुमार ध्यान दीजिए, समझिए, अगले सवाल पे आइए। अब देखिए यहां पर समचतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ है। समचतुर्भुज का परिमाप 40 है, तो भुजा हमारा क्या होगा, 10 10 होगा। भुजा हमारा 10 10 होगा। ठीक है, और एक डायगोनल हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, बताइए इसका एरिया क्या होगा। मैंने आपको बताया था इसका ए स्क्वायर साइन थीटा होगा, तो 10 का स्क्वायर 100 और साइन 60 का मान √3/2, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 50√3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 50√3 हो जाएगा। ठीक है, 50√3। आइए आगे बढ़िए। अब ये देखिए ये क्या है, एक आयत जिसकी भुजाएं 12 और 4 है। एक आयत है मेरे दोस्त जिसकी भुजाएं 12 सेमी और मेरे दोस्त ये हमारा 4 सेमी है। हमें कहा कि एक एक ऐसे समचतुर्भुज की रचना कीजिए जिसका परिमाप, एक ऐसे समचतुर्भुज की रचना कीजिए जिसका परिमाप पेरीमीटर बराबर हो। तो मेरे दोस्त एक ऐसे रोम्बस की रचना करने कहा गया है। एक ऐसे रोम्बस की रचना कीजिए जिसका परिमाप समान हो। ठीक है, और साथ ही साथ रोम्बस का एक डायगोनल, एक कोण 60 डिग्री हो। देखो हमें एक आयत दिया है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई इतना इतना है। इस आयत से एक ऐसे समचतुर्भुज की रचना कीजिए जिसका परिमाप सेम हो, साथ ही साथ इस समचतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री हो। बताइए समचतुर्भुज का एरिया क्या होगा। मेरे दोस्त अब सोचो, अगर मैं समचतुर्भुज की भुजा को ए मान लेता हूं तो क्वेश्चन दोनों का परिमाप सेम कहा है ना, तो परिमाप सेम करिए। ये 2 इंटू परिमाप सेम करोगे तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो परिमाप होता है, बराबर समचतुर्भुज का परिमाप 4 गुने भुजा हो जाएगा। अब 16, 4 चौके 16, ये हो जाएगा 8, 8 बराबर हमारा ए होगा, तो 8 बराबर ये होगा, ये हमारा भुजा हो गया। ठीक है, अब आप यहां देखिए 8 का स्क्वायर 64 और ये हमारा क्या होगा 60 √3/2। अब ये देखिए भुजा स्क्वायर साइन थीटा, अब ए स्क्वायर साइन थीटा, ये हमारा 64 गुने √3/2 होगा, ये 32√3 होगा, 32√3 होगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे दोस्त आप यहाँ भी देख रहे हैं बिल्कुल वैसा ही बात है। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास मेरे दोस्त आयत है, आयत की ये लंबाई है, ये हमारा चौड़ाई है। हमें कहता है कि इस एक ऐसे समचतुर्भुज की आप रचना कीजिए कि दोनों का पेरीमीटर सेम हो जाए और एक कोण 60 डिग्री। इसकी भुजा को ये मान लेते हैं। अब क्वेश्चन ने कहा है कि मेरे दोस्त दोनों का परिमाप सेम, तो परिमाप सेम करोगे तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका परिमाप 4 गुने भुजा होगा। 16 को 4 चौके 16, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी इसकी भुजा हमारा 8 हो गया। अब ये देखिए समचतुर्भुज की भुजा भी मिल गया और एक कोण भी मिल गया। अब इसका एरिया क्या होगा, 1/2। ठीक है, सॉरी 1/2 कह रहे, रुक जाओ। ठीक है, समचतुर्भुज का एरिया ए स्क्वायर साइन थीटा होता है। 8 का स्क्वायर 64, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, हमारा आंसर हो जाएगा 32√3। एक बार फिर से हमारा आंसर 32√3 हो गया। ठीक है, 32√3 हो गया। अब मेरे दोस्त आप इसको देखो, ये क्या है,
अब इस सवाल को आप खुद बनाना क्योंकि ये सेम है। मैं सीधा सीधा बताऊं, 4 गुने भुजा परिमाप बराबर होगा ना, तो 12 8 20 दूनी 40, परिमाप होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 40, 40 4 से काटेंगे 10, 10 का स्क्वायर 100 √3/2, यानी हो जाएगा आपका कितना 50√3, 50√3। सेम क्वेश्चन है, बस इतना याद रखना साइन 120 डिग्री का मान √3/2 होता है, √3/2 होता है। खुद से आप इस सवाल को बनाइएगा। ये देखिए, ये फिर से आपका एक सवाल सेम ही है ना। जब आयत का परिमाप और समचतुर्भुज का परिमाप सेम करिएगा तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 60 हो जाएगा, उधर 4 गुने भुजा, 4 से कटेगा 15, ठीक है। तो 15 भुजा कोण 120, तो सीधा सीधा हो जाएगा 225√3/2। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि साइन 120 डिग्री का मान √3/2 होगा। तो मेरे दोस्त इस तरीके से 2 सवाल मैंने बताया था और 2 सवाल आपको मैंने दे दिया है, ठीक है। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम पर मिलेगा, आप उसमें ज्वाइन कर जाइएगा, ठीक है। ध्यान दो, अब ये एक अलग क्वेश्चन है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा के लंबाई के बराबर है जिसका विकर्ण 40√2 सेमी है। समचतुर्भुज, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 3:4 के अनुपात में है तो समचतुर्भुज का एरिया क्या होगा? सबसे पहली बात, समचतुर्भुज की जो भुजा होगी वो 3x और मेरे मित्र 4x, ठीक है। ये जो हमारा 3:4 है ना, इसको हम मेरे दोस्त अगर चाहें तो 6:8 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो हमारा 3 और 4 ही होगा। कहोगे हाँ, अनुपात की राशि x मान लो। अब आपके मन में आता होगा कि हम इसको 6 और 8 क्यों लिखे हैं? मेरे दोस्त वो अभी पता चल जाएगा कुछ देर में। देखो, ये हमारे पास एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, एक रोम्बस है, ठीक है। और मेरे दोस्त ये हमारे पास एक स्क्वायर है। हमें कहा कि इन दोनों की भुजा इक्वल है, साथ ही साथ इस वर्ग का जो विकर्ण दिया है वो 40 और √2 दिया है। आपको पता होगा वर्ग के सेंस में 1 1 और √2, √2 का मान 40, √2 से √2 कट गया तो 1 का मान क्या होगा? तो 1 का मान हमारा 40 हो जाएगा। तो 1 का मान 40 हो गया, इसका मतलब है कि इसकी भुजा 40 और वर्ग की भुजा 40 है, तो समचतुर्भुज की भुजा भी 40, ठीक है। अब समचतुर्भुज के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, तो जो 6x है वो हमारा 3x हो जाएगा और जो 8x है वो हमारा 4x हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो ट्रिपलेट से, ये 4 ये 3, तो ये हमारा होगा 5x। तो मेरे दोस्त इस तरह से इसका भुजा 5x जो है ट्रिपलेट से वो हमारा 40 है, तो x का मान क्या हो जाएगा? 8। अब x का मान जैसे ही 8 हो जाएगा, हमें क्या चाहिए? 8 6 48 और 8 8 64, हमें एरिया चाहिए समचतुर्भुज की। तो समचतुर्भुज की एरिया 1/2 गुने d1, तो d1 हमारा 48 है और d2 हमारा 64 है। यहाँ से अगर हम देखेंगे 24 24 चौके 96, 24 छके 144 और 144 और मेरे मित्र 14, कितना हो जाएगा? 24 चौके 96, 144 और 9 153, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 153, 1536 हो जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं हुआ है मेरे दोस्त, बस इसको कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, किसी समचतुर्भुज की विपरीत कोण 60 डिग्री है, एक भुजा उसका 10 है, तो उसके छोटे विकर्ण की लंबाई क्या होगा? अब यहाँ देखो, सबसे पहली बात क्या है, समचतुर्भुज में ध्यान देना, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। कहोगे हाँ, दो लगातार कोण 180 होता है, अगर ये 60 तो 120 हो जाएगा, ठीक है। और ये 120 तो आमने सामने के कोण के कारण ये भी 120 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे दोस्त आपको पता होगा कि किसी भी त्रिभुज में सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है, सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। अब इस समचतुर्भुज की भुजा कितना दिया है? हमारा 10 दिया है। हमसे छोटे विकर्ण की बात कर रहा है, तो छोटा विकर्ण वो होगा जो छोटे कोण के सामने होगा। तो छोटा कोण 60 है ना, इसके सामने विकर्ण खींच दो। बड़ा विकर्ण मांगता तो 120 के सामने खींचते,
छोटा मांगा है तो छोटे कोण के सामने खींच दो। अब मेरे दोस्त ये क्या हो जाएगा 120, और ये क्या हो जाएगा 120। यानी आप ये देखोगे 120 जो है वो 60-60 हो जाएगा, ये भी 120 जो है वो 60-60। ठीक है, अब ये देखिए 10-10, तो ये क्या होगा, ये भी हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरह से हमने एक डायगोनल देख लिया 10। तो लीजिए छोटे विकर्ण हमारा हो गया है 10। तो मेरे दोस्त छोटा विकर्ण 10 हो गया। क्यों क्यों ऐसा हुआ? अरे मेरे दोस्त 60-60-60 समबाहु त्रिभुज हो गया, और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा समान होती है, तो ये 10 ये 10 तो ये भी 10 हो जाएगा, सीधा 10 रिजल्ट हो गया। ठीक है, देखो टीआरई वाले, मैं जल्द आ रहा हूँ मेरे दोस्त, आप टेंशन मत लो। ठीक है, और ये जो भी मैं करा रहा हूँ आपके पेपर में भी आना है, आपको भी फायदा होगा। ठीक है, आपको भी फायदा होगा। ओके, चलो इसको बस कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब ये देखो हमारे पास एक समचतुर्भुज है। ठीक है, अब समचतुर्भुज का एक कोण हमारा 60 है। एक कोण अगर हमारा 60 है, ये दो लगातार कोण का योग 180, ये 60 है तो 120 होगा, ये 120 है तो ये भी 120 होगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अब यहाँ देखना कि मेरे दोस्त ये एंगल और ये एंगल, आप, मैंने अभी क्या कहा आपको, मैंने कहा ना कि बड़े विकर्ण, छोटा विकर्ण पूछा तो छोटे कोण के सामने खींचे थे, बड़ा विकर्ण पूछेगा तो बड़े कोण के सामने खींचेंगे, और बड़ा कोण हमारा 120 है, तो मेरे मित्र आप 120 के सामने खींच दीजिए। जैसे ही 120 के सामने खींचिएगा ना, आपको पता होगा कि समचतुर्भुज के विकर्ण मेरे दोस्त अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा 60 है वो 30-30 हो जाएगा, जो हमारा 60 है वो हमारा 30-30 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए क्या दिया हुआ है, भुजा हमारा 8 दिया हुआ है, भुजा हमारा 8 दिया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको ये बात पढ़ाया था। ठीक है, ये बात आप लोगों ने कहीं भी पढ़ा होगा कि किसी त्रिभुज में अगर एक कोण 120 और बाकी 30 और 30 हो जाए, तो इस स्थिति में 30 के सामने 1, 30 के सामने 1 और 120 के सामने √3, तो क्या होगा, 30 के सामने 1 रेशियो, 30 के सामने 1 रेशियो, और 120 के सामने √3 रेशियो हो जाएगा। तो आप ही देख लो ना, एक का मान है 8 सेमी, एक का मान 8 सेमी, तो √3 का मान क्या होगा, 8 √3, यानी आपका जो बड़ा विकर्ण है वो 8 √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 √3। ध्यान दो इसको, ये क्या है मेरे दोस्त, एक समचतुर्भुज के परिमाप हमारे 2p हैं, विकर्णों के लंबाई का योगफल m है, तो समचतुर्भुज का एरिया क्या होगा। अब देखो समचतुर्भुज का एरिया जो है ना 1/2 d1 इंटू d2, यही समचतुर्भुज का एरिया होता है। क्या दिया हुआ है, परिमाप। अब समचतुर्भुज का परिमाप हमारा 2p दिया हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ विकर्णों का योगफल हमारा m है। विकर्णों का योगफल यानी कि d1 प्लस d2, देखो विकर्णों का योगफल ये हमारे पास m है, और परिमाप हमारा 2p है। मेरे दोस्त जानते हो परिमाप क्या होता है विकर्ण रहने पर। ठीक है, ये देखो परिमाप क्या होता है विकर्ण रहने पर, 2 इंटू रूट के अंदर d1 का स्क्वायर और प्लस d2 का स्क्वायर, यही परिमाप होता है, और ये 2p दिया हुआ है। तब तो ये रूट के अंदर क्या होगा, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, p हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, d1 की स्क्वायर प्लस d2 की स्क्वायर बराबर हो जाएगी p स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगी p स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे दोस्त देखो यहाँ पर, ठीक है हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1/d1 d2 का मान चाहिए। चलो बोथ साइड स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab बराबर ये m स्क्वायर। अब देखो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर ये हमारा p है, प्लस 2d1 d2 और बराबर m स्क्वायर, तो 2d1 d2 बराबर m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए कि d1 d2 क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर और बाय में 2, लीजिए 1/2 d1 d2,
तो d1 d2 हो जाएगा m स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और बाई 2, यानी हो जाएगा 1/4 और रूट के अंदर m स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1/4 m स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ध्यान दो। अब मेरे दोस्त देखो ये क्या है, समचतुर्भुज के विकर्ण मेरे दोस्त कितना 12 सेमी 16 सेमी है। समचतुर्भुज के मध्य बिंदु को जोड़ने से निर्मित आकृति का एरिया क्या होगा। आपको मैं एक चीज बताता हूं क्या मेरे दोस्त, इतना बात आप ध्यान रखना, समचतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने से जो चतुर्भुज बनेगा, जैसे पी क्यू आर और एस, तो एरिया चतुर्भुज पी क्यू आर एस क्या होगा, तो ये मेरे दोस्त रोम्बस का आधा हो जाएगा, रोम्बस का आधा। तो आप क्या कीजिए, पहले रोम्बस का एरिया लीजिए। तो रोम्बस का डायगोनल दिया हुआ है, तो रोम्बस का एरिया क्या होगा, तो रोम्बस का अगर हम एरिया लेंगे तो 1/2, ये हमारा d1, ये हमारा d2, 12×96। तो लो मेरे दोस्त, ये 96 का आधा क्या हो जाएगा 48, 96 का आधा क्या हो जाएगा 48। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इस पे आओ। अब देखो ये क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है, एक विकर्ण दूसरे की दुगुनी है, तो समचतुर्भुज की ऊंचाई क्या होगी। अब मेरे दोस्त मुझे ये बताओ, ध्यान दो, एक डायगोनल दूसरे की दुगुनी है, d1 और ये d2, इसको x मानते हैं, ये हमारा 2x हो जाएगा। अब समचतुर्भुज का एरिया 1/2 d1 और इंटू d2 बराबर 80, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 80। तो यहाँ से x का मान क्या होगा, तो यहाँ से हमारे x का जो मान होगा वो मेरे मित्र 4√5 होगा। तो ये हमारा 4√5 हो जाएगा, और ये मेरे दोस्त हमारा क्या होगा 2, ये हमारा हो जाएगा 8√5। ठीक है, आपको हो गया। मैंने मेरे दोस्त आपको समचतुर्भुज की ऊंचाई बराबर पढ़ाया है d1 × d2 और रूट के अंदर d1 की स्क्वायर और प्लस d2 की स्क्वायर। d1 × d2 तो आपको पता ही है, वो कैसे, अरे 1/2 d1 d2, यही तो है 80 एरिया। तो यहाँ से d1 d2 क्या होगा 160, तो d1 d2 तो आपको 160 पता ही है, d1 का स्क्वायर, तो d1 आपका है 8√5 हो जाएगा, रूट के अंदर 8√5 का स्क्वायर और प्लस मेरे दोस्त ये 4√5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 160, और रूट के अंदर 64×5 = 320 और ये 16×5 = 80, यानी मेरे दोस्त ये हमारा होगा 160 और नीचे हो जाएंगे 400, 400 का वर्गमूल 20 यानी 8। इस क्वेश्चन का आंसर 8 आएगा। ठीक है, बस मेरे दोस्त कुछ क्वेश्चन और है, उसके बाद हम लोग चलते हैं। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं दूसरी क्लास में, कुछ क्वेश्चन और है करा देते हैं, 4-5 ही क्वेश्चन बचा है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 सेमी है। ठीक है, एक विकर्ण दूसरे का 3/4 है, समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। अब ध्यान दो, एक जो डायगोनल है ना वो मेरे मित्र दूसरे का 3/4 है, तो d1/d2 जो होगा वो 3/4 होगा, d1/d2 3/4 होगा। ठीक है, तो d1 हमारा 3x होगा और d2 हमारा 4x होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये देखें मेरे दोस्त, ध्यान दो, अगर मन करे तो ऐसा भी हो सकता है ना, क्या 3:4 को हम 6 और 8 भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ज़रा देखिए मेरे दोस्त, आप सोचिए ज़रा सा, अगर ये समचतुर्भुज के डायगोनल हैं, एक 6 है जो 3x होगा, जो हमारा 8 है वो हमारा 4x होगा।
ये 4x, ये 3x, ये क्या होगा, ये 5x। ठीक है, हमें परिमाप ही मांगा है। ओके, तो चलिए यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। 1/2 आपको पता है d1 और इंटू d2, यही हमारा एरिया है। एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा इससे 4, 24 24 चौको 96, यानी x का मान आएगा 2। अब x का मान 2 आ गया ना, 5 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 10। तो इस तरह से आप 10 निकाल पाओगे। 10 आपका साइड हो गया। रही बात परिमाप कितनी होगी, 10 10 10 10, यानी कि 4 गुने भुजा, ये हमारा 40 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो, ये क्या है, हो गया ये आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कितने क्वेश्चन और बचे हैं, बस इतने ही हैं। 37 नंबर क्वेश्चन तक है, यानी 6 क्वेश्चन केवल और बचा है, बस खत्म करते हैं। ये देखिए, समचतुर्भुज की भुजा हमारा 6.5 है, उसका तिरस्लंब हमारा 10 सेमी है। एक विकर्ण इतना है, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा। मेरे दोस्त मुझे ये बताओ, आपको तो अच्छी तरह पता है ना, बेस और इंटू हाइट, ये भी समचतुर्भुज का एरिया है। और 1/2 d1 इंटू d2, ये भी समचतुर्भुज का एरिया है। दोनों तो रोम्बस का ही एरिया है। कहोगे हाँ, जिस रोम्बस का बेस है 6.5, उसका मेरे दोस्त हाइट है 10, और 1/2 d1 कितना है, तो d1 है 26, d2 क्या होगा। अब ये देखिए हमारा यहाँ पर कट गया, ये 13 दूनी 26, 13 पचे 65, ये मेरे दोस्त हमारा d2 हो गया, d2 हो गया 5। तो लीजिए हमारा d2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसको देखिए, ये क्या है, समचतुर्भुज का परिमाप 204 है, इसका एक विकर्ण इतना है, तो समचतुर्भुज की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, आओ हम आपको बताते हैं क्या होगा समचतुर्भुज की ऊंचाई। मेरे दोस्त सबसे पहली बात आप ये बताइए कि समचतुर्भुज का अगर परिमाप 204 है, तो ये हमारा भुजा क्या होगा, व्हाट है, भुजा क्या होगा, 4 से भाग दोगे, तो ये हमारा 51, ये 51, ये 51 और ये भी 51 होगा। आप कहोगे हाँ जी सर। एक विकर्ण हमारा मेरे दोस्त 90 है। अब आप देखिए, अगर एक विकर्ण, ध्यान देना, एक विकर्ण अगर हमारा 90 है, तो वो क्या होगा, 45 और 45 होगा। मेरे दोस्त दूसरा विकर्ण, तो दूसरा विकर्ण हमें निकालना होगा। जैसे ही हम दूसरा विकर्ण निकालते हैं, रूट के अंदर क्या होगा, अरे मुझे लगता है ट्रिपलेट ही लगा लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, वो कैसे, हम बताते हैं। मेरे दोस्त देखो, ये समकोण त्रिभुज है ना, आप कहोगे हाँ, ट्रिपलेट लगाने के भी एक शॉर्टकट तरीके होते हैं। क्या तरीका, 17 तिया 51 और 15 तिया 45, यानी आपको 45 और 51 में नहीं पता चल रहा था, लेकिन अब 15 17 में पता चलेगा। कैसे, 15 8 और 17 ट्रिपलेट होता है, 15 8 17 ट्रिपलेट होता है, 8 15 17, ये 15 17 है तो 8 होगा, है ना। लेकिन वो 8 होगा कब, जब ये 15 और 17 होगा। लेकिन ये तो 51 है, ये तो 45 है, मतलब 3 गुना है, 3 गुना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। हो गया, फॉर्मूला से निकालते तो भी ऐसे ही निकलता। ये 24 है, तो ये भी हमारा 24 हो जाएगा, दोनों डायगोनल मिल गया। ठीक है, अब मेरे दोस्त आपको मैं क्या बता रहा हूँ वो ध्यान देना। हमें ये भी पता है कि समचतुर्भुज का एक डायगोनल लंब है, समचतुर्भुज की ऊंचाई क्या होगी। मेरे दोस्त आपको पता है डायगोनल रहने पर एरिया क्या होगा, और बेस एवं हाइट रहने पर एरिया क्या होगा। ठीक है, तो लो 1/2 बेस, तो बेस कितना, सॉरी बेस कितना है, अरे है 51 ना, ये तो ट्रिपलेट के लिए हमेशा किए, ये हमारा 51 है। और ये भी मेरे दोस्त हमारा क्या है, ये हमारा 45 है। ठीक है, वो तो समझाए हैं ये 24 कैसे आएगा। तो बेस इंटू हाइट, तो बेस और इंटू हाइट भी एरिया होगा, 1/2 d1 और d2 भी एरिया होगा। बेस हमारा 51 है, हाइट हमें नहीं पता, 1/2 d1 हमारा 90 है, और d2 हमारा 48 है।
अब यहाँ से मेरे दोस्त हम देखेंगे ये 30 तिया हमारा 90 हो गया। अब देखिए 17 तिया 51 है और 10 तिया 30 है। एच बराबर होगा 480 और बट्टे 17, 480 और बट्टे 17। बोलो, हो गया? हाँ मेरे दोस्त, बस हो गया, 3 क्वेश्चन ही अब बचा है, काहे घबरा रहे हो? देखो, समचतुर्भुज का परिमाप दिया है, एरिया दिया है और विकर्ण की लंबाई हमें मांग रहा है। बहुत आसान है। ये देखिए, अगर समचतुर्भुज का परिमाप दिया है 40, तो 10, 10 और 10, ये हो जाएगा भुजा। क्षेत्रफल 1/2 d1 इंटू d2, ये कितना दिया है 96, यानी d1 और d2 ये हमारा हो जाएगा कितना 192, जो हमें दिख रहा है 16 × 12। ठीक है, 16 × 12 क्यों? क्योंकि मेरे मित्र वो छोड़ो ना 16 × 12, हम यहाँ पर इतना दिमाग तो लगा सकते हैं ना, अगर ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, क्या समकोण त्रिभुज है? ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये 10 है ना, ये पक्का 8 और 6 होगा, ये 8 तो ये भी 8 और ये 6 तो ये भी 6, यानी एक विकर्ण हमारा हो जाएगा 16 और दूसरा विकर्ण हो जाएगा 6 6 12। ठीक है, तो 16 6 12 और 16, देखो 16 और 12 बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, यानी इसके विकर्ण 16 12 हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब इसको आ जाओ, इसको देख लो। समचतुर्भुज का परिमाप इतना, क्षेत्रफल इतना, प्रत्येक विकर्ण क्या होगा? प्रत्येक विकर्ण हमसे मांग रहा है। जैसा ये सवाल मैंने अभी बताया है, वैसा ही मेरे दोस्त आप वो सवाल भी कर सकते हो, वो सवाल भी कर सकते हो। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसको बेसिक से भी करेंगे। बेसिक से कैसे करेंगे? परिमाप 2 × d1 की स्क्वायर और प्लस d2 की स्क्वायर बराबर हमारा है 40। तो यहाँ हो जाएगा d1 की स्क्वायर और प्लस d2 की स्क्वायर, ये हो जाएगा 20। बोथ साइड स्क्वायर कर दो, d1 की स्क्वायर प्लस d2 की स्क्वायर इधर हो जाएगा 400। साथ ही साथ मुझे क्या दिया हुआ है, d1 इंटू d2 दिया हुआ है, मुझे चाहिए विकर्ण। अब मेरे दोस्त यहाँ से हम अगर देख लें कि ऐसा दो नंबर चुने, ठीक है, या ऐसा कर सकते हैं, एक लाइन और सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab बराबर 400। अब मेरे दोस्त देखो यहाँ पर d1 और प्लस d2 का होल स्क्वायर, ये 2 इंटू d1 d2 192 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 × 192, ये हो जाएगा 400 और प्लस मेरे मित्र 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 और 2 एकम 2 1 3, ये हो जाएगा 784। तो d1 प्लस d2 784 का वर्गमूल 28। क्या देख रहे हो, ऐसा दो नंबर जिसको गुना करने से 192 और जोड़ने से 28 आएगा, वो तो 16 और 12 ही हो सकता है ना, वो हमारा 16 और मेरे मित्र 12 ही हो सकता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, ये देखो मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन सेम है और आप इसे कर लेना। ठीक है, इसे आप देख लीजिए, ये आपका अंतिम सवाल है। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये आपका अंतिम सवाल है। अंतिम सवाल देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 है, यदि एक विकर्ण दूसरे का आधा है तो विकर्णों का योग क्या होगा? अब ध्यान दो, ये d1 है, ये d2 है, दूसरा अगर 2x होगा तो ये हमारा x होगा, एक विकर्ण दूसरे का आधा है। ठीक है, अब इस एरिया भी दिया है 1/2 d1 और इंटू d2, 256। x का मान कितना आएगा, 16। अब x का मान अगर 16 आएगा तो ये हमारा 16 हो गया, ये हमारा 32 हो गया, ये 48 हो गया। ठीक है, चलिए
थैंक यू। बस। आओ मेरे दोस्त, यहीं पर आज इस क्लास को हम लोग रोकते हैं।